हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी क्लास 11th में राजनीतिक सिद्धांत किताब चल रही है। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा है। यहाँ पर हम स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, स्वतंत्रता के रूप देखेंगे कि स्वतंत्रता हमारे लिए क्या मायने रखती है, स्वतंत्रता हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई इस अध्याय के तहत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों के कमेंट आज मुझे देखने को मिले। आपके जो कमेंट थे चैप्टर 1 में, तो वो मुझे आपको देखने को मिले। तो कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ें हैं कि सर इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स अगर बनाए तो कैसे बनाएं। देखिए, पहली बात मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो पूरी किताब है, ये पूरा किताब जो है ना निबंधात्मक रूप में रखी गई है। यानी कि यहाँ पर चिंतन, अपना दार्शनिक रवैया रखा गया है, दार्शनिक प्रवृत्ति रखी गई है, और उस चिंतन के दायरे में रखकर इस किताब का यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। राजनीति के हर पहलू को, यहाँ पे हर सिद्धांत को विश्लेषण किया गया है उसका। तो यहाँ पर इसके नोट्स नहीं बन सकते हैं। मेरा मानना यही है कि यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मान लीजिए आते हैं, एक दो पॉइंट्स आते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो आते हैं जो लगता है कि हम कहीं मेंस में इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं या मेंस में इन्हें क्योट कर सकते हैं किसी सेंटेंस के रूप में। तो आप वो पॉइंट यहाँ पे अपनी डायरी पर या नोट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि भाई पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाए, तो ऐसे निबंधात्मक चैप्टर्स में पूरे चैप्टर के नोट्स नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर जो है कुछ कुछ पॉइंट्स तो आपको निकालने पड़ेंगे, ये बात मैं बोल दे रहा हूँ। तो उनके लिए ये मैं करूँगा कि भाई मैं कुछ पॉइंट्स जो आएंगे इंपॉर्टेंट उन्हें अंडरलाइन कर दूंगा, आप वो देख लेना, और आप चाहें तो नोट कर लेना। ये आप पर डिपेंड करता है। यानी कुछ लोग यहाँ पर दोनों प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ पर केवल इसलिए पढ़ने आए हैं केवल और केवल अपनी समझ विकसित कर सकें राजनीति के बारे में। तो देखिए, हमने कल जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ा था। तो राजनीतिक सिद्धांत में आपने यही सब बातें डिस्कस की थी कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है वास्तव में समय समय पर उन पर चिंतन और मूल्यांकन होना अत्यंत आवश्यक है। और राजनीतिक सिद्धांत के कुछ केंद्रीय विषय थे, तो केंद्रीय विषयों में एक आपका स्वतंत्रता वाला भी शामिल था। तो उसी क्रम में आज स्वतंत्रता वाला जो टॉपिक है वो आज यहाँ पर अपने यहाँ उठाया गया है। स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम का मतलब आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के लिए क्या मायने रखती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जो है शारीरिक रूप से मान लीजिए आज़ाद है, शारीरिक रूप से वो स्वतंत्र है, लेकिन अगर वो वैचारिक रूप से स्वतंत्र नहीं है तो भी वह स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। आप समझ रहे हैं? यानी किसी व्यक्ति के लिए केवल और केवल फिजिकली आज़ाद होना ही स्वतंत्रता नहीं है, उसके लिए मेंटली अपने विचारों को भी अभिव्यक्त कर सके, वही स्वतंत्रता है। अब देखिए, स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी उठाए हैं। जैसे नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल उठाया है। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते होंगे, इन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। ये बात आप जानते हैं, नेल्सन मंडेला से आप पहले भी परिचित हैं। तो इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, इसका शीर्षक था इनका यहाँ पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। अब देखिए, इन्होंने उस लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में अपने अनुभवों का जिक्र किया है। इन्होंने उन अनुभवों को इसमें रखा है, जो अनुभव इन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए, यानी कि अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने वो स्वतंत्रता के लिए जो अनुभव या जो परेशानियां या फिर जो कह सकते हैं एक कष्ट जो जंग के रूप में झेले हैं, उसका जिक्र इसमें किया है। और ये संघर्ष इनके जो है खुद के संघर्ष थे, खास करके गोरे लोगों के शासन के विरुद्ध थे, खास करके उन लोगों के विरुद्ध थे जो जिनकी वजह से इन्हें अपमान, कठिनाइयां, लगातार अत्याचार ये सब झेलने पड़ रहे थे। लगभग इनके बारे में बताया गया है मंडेला के बारे में कि मंडेला ने जो अपने विचार लिखे हैं या मंडेला ने अपना जो मूल्यांकन किया स्वतंत्रता का, वो उस मूल्यांकन में इन्होंने केवल और केवल या फिर उस आंदोलन के लिए जिसके लिए जो स्वतंत्रता चाह रहे थे, अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाह रहे थे, उस स्वतंत्रता के लिए इन्होंने केवल और केवल जो है यहाँ पर अगर अश्वेत लोगों को लिया जाए तो अश्वेत लोगों का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि श्वेत लोगों को लेकर भी चले हैं ये लोग। अब देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं, वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। श्वेत लोगों में कौन लोग थे? श्वेत लोगों में साउथ अफ्रीका में वो लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तो बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से उन श्वेतों को, जो अपर वाले श्वेत थे, यानी कि जो थोड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध थे, उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने लगभग सभी का प्रतिनिधित्व किया है और एक लंबी लड़ाई लड़ी है अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, अपने देश पर अपना स्वराज स्थापित करने के लिए। हम स्वराज ही बोलेंगे, यानी अपने खुद के लोगों का शासन स्थापित करने के लिए। और अंततः इस लड़ाई में वो सफल भी हुए हैं। तो और इस लड़ाई का इन्होंने पूरा जिक्र अपनी जो है एक पुस्तक यही है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें इन्होंने इसका अपना जिक्र किया है। तो आप इस पुस्तक का नाम लिख लेना, यानी इनकी जो आत्मकथा का शीर्षक क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। ठीक है, ये आत्मकथा किनकी है? ये है नेल्सन मंडेला की। तो इन्होंने अपनी पूरे जिक्र किया है। नेल्सन मंडेला ने लगभग अपने जीवन के 28 साल जेल की काल कोठरी में बिताए हैं, यानी अपने जीवन के 28 साल, यानी आप मान सकते हैं कि अपना पूरा जीवन ही इनका जो है लगभग, यानी पूरी यंग एज जो थी वो जेल की काल कोठरी में निकल गई। आप कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति
28 साल तक एक छोटे से कमरे में या एक छोटे से परिधि में रहकर इतना ज़्यादा क्रांति करता रहा। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। उसके लिए आप समझ सकते हैं कि अपने देश का मूल्य या अपने लोगों के प्रति स्वतंत्रता का क्या भाव रहा होगा। यानी पूरा निस्वार्थ भाव से इस व्यक्ति ने अपने देश के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को, और 28 वर्ष ये जो है व्यक्ति किसी जेल की काल कोठरी में रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा संघर्ष इन्होंने झेला है। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई इन्हें ये भी नहीं पता था कि इनको जेल से कब छोड़ा जाएगा। तो इन्होंने अपने जो भी इनके अनुभव रहे, कटु अनुभव जो भी इनके कह सकते हैं, बहुत ही संघर्ष वाले अनुभव रहे, तो उसका जिक्र इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है। और स्वतंत्रता के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता की जो इन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है, उस सब का जिक्र इन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। तो ये तो नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के ऊपर कहानी हुई। अब अगली कहानी यहाँ पर जो है वो आंग सान सू की है। आंग सान सू के बारे में आपने सुना होगा। आंग सान सू जो है हमारे पड़ोसी देश से बिलोंग करती हैं, यानी कि म्यांमार से बिलोंग करती हैं। म्यांमार की एक राजनेता हैं। तो आंग सान सू ने भी कुछ इसी तरह का संघर्ष झेला है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि ये आंग सान सू जो है हमारी गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत रही हैं। इसके अलावा सू ने जो है म्यांमार में उन्हें घर में नहरबंद कर दिया गया था। और यहाँ पर इन्हें एक समय ऐसा आया था, इनके पति को जब कैंसर हो गया था, तो कैंसर के समय पति की मौत हो जाती है, उसके बाद भी उनसे मिलने नहीं दिया गया। अब देखिए इन्हें मिलने क्यों नहीं दिया गया, इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे। कारण ये थे कि इनके पति जो थे ब्रिटिशर्स थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे, और ये म्यांमार मूल की थी। इनकी पूरी शिक्षा जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पूरी हुई है। तो यहाँ पर ऐसे करके ये महिला, इनका अगर पूरा आप जीवनी उठा के देखेंगे या फिर अगर न्यूज वगैरह में आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर म्यांमार में जो भी इनकी राजनीतिक अस्थिरता रही है उसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन छेड़ा है। उस राजनीतिक अस्थिरता में इन्होंने जो है स्वतंत्रता की बात छेड़ी है। म्यांमार में कहा जाए स्वतंत्रता के लिए या लोगों की आज़ादी के लिए इन्होंने जो है खूब लड़ा है, जमकर लड़ी है ये। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक जो है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी कि भय से मुक्ति। इनका मानना यह है कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वो वास्तविक जीवन में भय से मुक्त हो जाए। यानी अगर आपको डर बना रहेगा और डर हमेशा आपके मन में व्याप्त रहेगा तो आपके लिए स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है, कोई मायना नहीं है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल आपके सामने ले सकते हैं। आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अपने भारत का ही है। अब 21वीं सदी का ही एग्जाम्पल मैं दूंगा। कहने को आपने हमारे समाज की बात की जाए, हमारे समाज में स्त्रियों को स्वतंत्र कह दिया गया है कि भाई अपनी मर्जी से कोई काम कर सकती हैं, अपनी मर्जी से शिक्षा पूरी कर सकती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि महिलाएं प्रतिदिन कौन से भय का सामना करती हैं? अपने परिवार के भय का सामना करती हैं, समाज के भय का सामना करती हैं। और जो समाज में नर पिशाच घूम रहे हैं, बलात्कारी के रूप में, हत्याचारी के रूप में जो समाज में घूम रहे हैं, उनका सामना करती हैं, उस भय के साथ जी रही हैं। तो क्या वो स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र नहीं कहेंगे उन्हें। तो यहाँ पर ये जो मायने हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये इनके बारे में इन्होंने अपने अनुभव साझा किया है। इनका मानना यही है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। स्वतंत्रता हमें तब मिल जाएगी जब हमें वास्तव में इस फियर से मुक्ति मिल जाए, यानी भय से मुक्ति मिल जाए। यानी हम कहने को हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी आप देखते होंगे जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जगह जगह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं। तमाम जो आप देखते होंगे, जो तमाम न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो कभी कभी आपका खून खोल जाता होगा कि वास्तव में क्या हम इसी दिन के लिए आज़ादी मांगी थी हमने? क्या इसी दिन के लिए हम आज़ाद हुए थे कि आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं? तो वास्तव में ये प्रश्न चिन्ह लग जाता है हमारी आज़ादी के ऊपर। तो स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात भय से मुक्त होना है। यानी हम यहाँ पर भय से भी मुक्त हों, और भय से मुक्त होंगे तो वास्तव में हम एक गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जी पाएंगे। यानी भय से मुक्त नहीं होंगे तो हम बिल्कुल भी अपना जो है जीवन गरिमापूर्ण मानवीय जीवन फिर नहीं जी पाएंगे। हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमें भय से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर आंग सान सू के जो विचार हैं, इनके विचारों को आप लिख लेना, इनकी पुस्तक लिख लेना, फ्रीडम फ्रॉम फियर। और इन्होंने किस बात पर बल दिया है? इन्होंने दिया है भय, यानी फियर। मेन चीज़ है, किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता देना काफ़ी नहीं है, मेन चीज़ है उसके मन में बैठा हुआ डर, उस डर को हमेशा के लिए निकाल देना। तभी वो जो है स्वतंत्रता कारगर होगी। जैसा कि अपने भारत के संदर्भ में भी है, यानी हम कहने को हमने महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन आप वर्तमान समाज की स्थिति उठा के देख लीजिए कि महिलाओं पर किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है, जगह जगह पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, या महिलाएं जो वास्तव में स्वतंत्रता मिल गई है? नहीं मिली है। तो ये इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर आप ये इनके बारे में थोड़ा सा लिख लेना अपने, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेना इनके बारे में, आंग सान सू के बारे में, सूकी के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है स्वतंत्रता के बारे में। हम जो करना चाहते हैं उनके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रिया, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही, अथवा अपने मन के भय से नहीं डरना चाहिए। यानी साफ साफ ये किताब भी कह रही है, राइटर भी कह रहा है कि समाज क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपने देखा होगा कि तमाम भारत में भी बहुत सारी ऐसी आयरन लेडीज हैं जिन्होंने समाज की जो पितृसत्तात्मक जो धारा है, विचारधारा, उसको पलट के रख दिया।
यानी आपने देखा होगा तमाम हमारे यहाँ हमारे समाज में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने पितृ जो लंबा समय से पितृ सत्तात्मक समाज चला आ रहा था उस समाज की रूढ़िवादिता परंपराओं को बदल के रख दिया, एक नया समाज का जो है आदर्श गढ़ा। तो हमें वास्तव में जरूरत ऐसी महिलाओं की है, ऐसे लोगों की है जो वास्तव में जो अपने रूढ़िवादी विचारों से ऊपर उठ पाए। तो यहाँ पर आपने ऊपर दो संघर्षों के बारे में देख लिया। एक तो यहाँ पर आपने स्वतंत्रता के संघर्ष के रूप में साउथ अफ्रीका का संघर्ष देखा, नेल्सन मंडेला ने अपनी जो पुस्तक लिखी, और यहाँ पे म्यांमार में जो संघर्ष के लिए जो वातावरण बना या संघर्ष का जो माहौल बना उस पर जो पुस्तक लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी आंग सान सू की ने, तो आपने दोनों पुस्तकें लिख ली। इसके अलावा हम अपने राष्ट्रीय संघर्ष से अवगत हैं। हमने ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली उपनिवेशवाद और एशिया अफ्रीका के लोगों के साथ के संघर्ष के केंद्र में हम ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं पहले से ही, तो आप ये बात जानते हैं। अब देखिए आगे बताया गया है कि भाई स्वतंत्रता है क्या, वास्तव में फ्रीडम जिसकी हम बात करते हैं स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता के बारे में इन्होंने परिभाषित किया है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। एक लाइन में इन्होंने लिखा है कि व्यक्ति पर कोई भी बाहरी प्रतिबंध ना हो, कोई व्यक्ति उसे बाहर से फोर्स ना करे, तो वास्तव में वही स्वतंत्रता है। यानी कि वह व्यक्ति अपने स्वेच्छा से निर्णय ले सके, अपने तरीके से व्यवहार कर सके, तो वो व्यक्ति स्वतंत्र माना जाएगा। और मान लीजिए व्यक्ति पर, मान लीजिए स्वतंत्र तो कह दिया, लेकिन बाहरी जो स्वतंत्रता है, बाहरी दबाव है बहुत ज़्यादा है। अब जैसे आप देखते होंगे कि आज भी हमारे समाज में आपने देखा होगा जो महिलाएं काम करने जाती हैं, जो या महिलाएं जॉब करने की सोचती हैं, तो तमाम उन्हें अपने परिवार का, समाज का विरोध झेलना पड़ता है कि भाई फलानी जगह काम करने जा रही हैं, वहाँ पे इतने पुरुष हैं, इससे बात करेगी, उससे बात करेगी। जो शादीशुदा महिलाएं हैं आप देखते होंगे अपने आसपास के समाज में व्यवहार में, तो तमाम उन्हें टीका टिप्पणी, तमाम जो आलोचना झेलनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं इन सबको झेलते हुए जॉब कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कानून, यानी हमारे संविधान में देखा जाए, संविधान में जॉब करने के लिए ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मनाही हो, महिलाओं को पूरी छूट है, लेकिन फिर भी उन्हें एक समाज का एक दंश झेलना पड़ रहा है, समाज का उन्हें जो विरोध झेलना पड़ रहा है, और उस विरोध से ऊपर जाकर वो जॉब कर रही हैं। आप ये देखिए, ये सब जो वर्णन है निबंधात्मक में आप अपने समाज से जोड़कर चलिए। ऐसा नहीं किताबी भाषा में पूरी चलिए, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनसे कंपेयर करके चलिए, तो यकीन मानिए स्वतंत्रता का जो मतलब है या अर्थ है या मायने हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता का एक और मतलब ये है, यहाँ बताया गया प्रतिबंधों का होना स्वतंत्रता का मात्र एक पहलू है। इसके अलावा स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता है। यानी कि सबसे बड़ी बात है, एक तो बाहरी प्रतिबंध ना हो, दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति है वो वास्तव में जो चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उसके बारे में खुद को अभिव्यक्त कर सके, खुद के अपने विचार दे सके, खुद के अपने विचार रख सके। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति मतलब दबाव में रहकर, दबाव में जीवन यापन करे, या दबाव में आकर किसी के दबाव में हाँ या ना में जवाब दे, ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अरेंज मैरिज जब होती है, आपने कई सारे परिवारों में देखा होगा, तो लड़का या लड़की की राय नहीं पूछी जाती है। यानी कि उनकी कोई मतलब नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको शादी करनी है तो करनी है। तो ऐसी स्वतंत्रता हमें नहीं चाहिए। यानी आपने स्वतंत्र तो कह दिया कि शादी के बाद स्वतंत्र हो जाओगे, तो ऐसी स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि अपनी आत्म अभिव्यक्ति हो, हम अपनी वास्तव में हम जो चाह रहे हैं, योग्यता का विस्तार करना, उसके अंदर की संभावना को विकसित करना, ये सब हम कर पाएँ। तो ये यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें, स्वतंत्रता के ये दोनों पहलू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि ये दोनों पहलू जो है स्वतंत्रता के केंद्रीय पहलुओं में रखे जाते हैं। पहला कौन सा है, बाहरी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, और दूसरा ऐसी परिस्थितियां हों जिसमें हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने आप की भावनाएं, अपने विचारों को लोगों के सामने रख सकें। तो वास्तव में तभी हम स्वतंत्र माने जाएंगे। और यकीन मानिए इन दोनों में से हमारे पास कोई नहीं है। मान लीजिए हम पे भारी प्रतिबंध भी है, ऊपर से भारी प्रतिबंध है, ऊपर से हम अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, तो स्वतंत्र हम बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्रता का जो विचार है, अपने भारत के जो मूवमेंट हुआ है, यानी कि अपना जो भारत का जो स्वतंत्रता का संग्राम चला है, उस स्वतंत्रता संग्राम में स्वराज वाला मामला उठा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज का मतलब ये है खुद का राज, यानी खुद का शासन। स्व का मतलब है खुद का शासन। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वराज का मतलब है ये स्वतंत्रता का समानार्थी है। समानता यानी कि बिल्कुल इसका अर्थ अगर देखेंगे तो स्वतंत्रता के बराबर ही है, समतुल्य ही है, इससे कमतर नहीं है। तो स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर स्वराज का अर्थ आप जानते होंगे, स्व का शासन है, खुद का शासन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर तिलक का नारा भी है, बाल गंगाधर तिलक ने नारा भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज से आशय मैंने अभी बताया था कि इसका राज क्या है, अपना राज भी है, यानी कि हम अपने देश पर खुद से शासन करें, कोई बाहरी शक्ति है, कोई बाहरी शक्ति हमारे ऊपर हस्तक्षेप ना करे, हम अपने देश का नीति निर्णय या फिर अपने देश में जो भी हम कानून बनाना चाह रहे हैं उसमें हम निष्पक्ष होकर अपना जो है बिल्कुल किसी बिना भारी दबाव में आकर वो सब नीति निर्णय लें या फिर कानून बनाएं। तो ये हमारा क्या है, वास्तव में स्वराज स्थापित करना होगा। और कहीं ना कहीं स्वराज जो है हमारा वो स्वतंत्रता से ही पूरा जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र होंगे तभी हमारा स्वराज स्थापित हो पाएगा, और यकीन मानिए स्वतंत्र नहीं होंगे यानी हम परतंत्रता की बेड़ियों में झगड़े होंगे तो स्वराज हमें नहीं मिल पाएगा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक 1909 में जो लिखी थी हिंद स्वराज वाली, तो हिंद स्वराज में भी गांधी जी ने अपने विचारों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया था कि हमें वास्तव में स्वतंत्रता का क्या मायना है, स्वराज का क्या मायना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, यानी कि जब हम खुद पर शासन करना सीख जाते हैं तो वास्तव में वह स्वराज है। यहाँ पे स्वराज का अर्थ इन्होंने और डिफाइन किया है कि स्वराज जो है वो केवल और केवल स्वतंत्रता नहीं है, यानी ये स्वराज केवल क्या है, स्वतंत्रता नहीं है, ये ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो प्रकृति ने अधिकार, नैसर्गिक अधिकार मिले हैं, और उन अधिकारों से जो शक्तियां उन्हें वंचित कर रही हैं, तो वास्तव में उन संस्थाओं को भी हमें मुक्त करना चाहिए। और ब्रिटिश राज में हुआ भी था, आप जानते हो कि ब्रिटिश राज में लोगों की मन मर्जी के खिलाफ, यानी कि लोगों की मन मर्जी के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने वहां पर अपनी मन मर्जी थोपी, वहां पर लोगों की मर्जी का 1% भी परवाह नहीं की है ब्रिटिश शासन में। आपको अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये किताब 1909 में लिखी गई थी, हिंद स्वराज। तो यहाँ पर इन्होंने स्वराज वाले विचार को अपना डिफाइन किया है, ये 1909 में लिखी गई थी। और ये जो इनकी लिखी हुई बात है ये उस समय भी प्रासंगिक थी और आज 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है, यानी 20वीं सदी में भी प्रासंगिक थी। लगभग आज से 100 साल पहले ये बात बोली गई थी और 100 साल पहले भी प्रासंगिक उतनी ही थी, और आज भी स्वराज वाली बात प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता है। यानी कि हमारा सबसे बड़ी बात यह है, स्वतंत्रता में सबसे बड़ा बाधक जो होता है वो कौन होता है, हमारा समाज होता है, सोसाइटी होती है। यानी हमारा जो समाज है, क्योंकि हम मनुष्य जो है समाज का अभिन्न अंग है और मनुष्यों से ही समाज का निर्माण होता है, तो हम ये भी देखते हैं कि भाई हम ऐसा कोई कृत्य ना करें, ऐसा कोई क्रियाकलाप ना करें जिससे हमारे समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका हनन हो, या जिससे हमारे समाज को जो है हमारा समाज दागदार बने, हम ऐसा कोई कृत्य ना करें। तो यहाँ पर मुझे विलियम शेक्सपियर की एक लाइन बड़ी अच्छी याद आ रही है, और शायद वो उस लाइन को आपने पढ़ा भी होगा 11th-12th में, कि कहने को ये मेरा शरीर है। यानी कि अगर विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइन में लिखा है कि कहने को ये मेरा शरीर है और ये मेरा शरीर जो है पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी अपने हाथों को पीछे, यानी आपके जो हाथ हैं आप अपने हाथों को पीछे और अपने पैरों को आगे नहीं मोड़ सकते हैं। यानी आपका शरीर है, स्वतंत्र हैं आप कहने के लिए, लेकिन फिर भी आप चाहकर भी अपने हाथों को पीछे और पैरों को आगे नहीं मोड़ सकते हैं। और ये बात हकीकत है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर थोड़े बहुत प्रतिबंध तो हैं ही हैं। प्रतिबंध क्यों है वो थोड़े बहुत प्रतिबंध? वो इसीलिए हैं कि समाज की जो व्यवस्था है या शासन की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनी रहे। वास्तव में वो प्रतिबंध भी हट जाएंगे, यकीन मानिए हमारा जो स्वतंत्रता वाला पहलू है उसका भी लोप हो जाएगा। लोप कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल दूसरा मैं देता हूँ आपके लिए। अब जैसे देश जब आज़ाद हुआ था, मैंने आपको ये कहानी पहले भी बताई थी, रोचक कहानी, और दोबारा फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय एक ऐसी परिस्थिति बनी थी, यानी आपने अगर बिपिन चंद्रा जी की किताब पढ़ी है, बिपिन चंद्रा जी की आज़ादी के बाद भारत वाली किताब पढ़ी है, तो आपको पता होगा एक ऐसी स्थिति बनी थी कि स्वतंत्रता का अर्थ लोगों ने अपने अपने अर्थों में ले लिया। यानी कि स्वतंत्रता का अर्थ उन्होंने ये मान लिया कि अंग्रेज तो यहाँ से भाग गए, अब हम जो चाहें वो हम मर्जी से जो चाहेंगे वो करेंगे। लोगों ने तमाम लूट मार स्टार्ट कर दी। तमाम संस्थाएं जो थी, तमाम जो ब्रिटिशर्स की संस्थाएं पहले अधीन रही थी, उन सबको एक जो भारी क्षति का सामना उठाना पड़ा। काफ़ी लंबा टाइम लगा, 6-7 महीने लग गए लोगों को समझाने में, नहीं ये संपत्ति तो आपकी है। अब यहाँ पर अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अंग्रेजों की संपत्ति समझकर इसको हानि पहुंचाएंगे या इसको तोड़ फोड़ कर घर पर ले आएंगे, नहीं। अब हम इसको जो है अपने देश का निगमन, नीतियाँ हम खुद से निर्माण करेंगे, और आपको यहाँ पर इसके साथ तोड़फोड़ नहीं करनी है। आपको स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रिटिशर्स की संपत्ति हैं, जो कार्यालय हैं या रेलवे के प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, आप उनमें तोड़फोड़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं स्वतंत्रता का। एक और हास्यास्पद मैं किस्सा और सुनाता हूँ आज़ादी का। देखिए ये हास्यास्पद है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इसका कोई दूर दूर तक कोई कहानी से संबंध नहीं है। और ये मेरे जो गुरु वगैरह थे, जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था, तो वो सुनाते थे कि भाई स्वतंत्रता का क्या मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता के भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो यहाँ पे स्वतंत्रता की कुछ सीमाओं में ही यहाँ पर हमारे कुछ अध्यापक थे, वो हमें सुनाते थे ये किस्सा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो एक माताजी जो थी वो बीच सड़क पे जा रही थी,
और बीच सड़क पे जा रही थी, उनके पीछे पीछे एक जो है एक लॉरी वाला यानी कि ट्रक वाला आ रहा था। अब ट्रक वाला जो था काफ़ी लंबे टाइम से हॉर्न देते आ रहा, अब अम्मा जी हटने का नाम ही नहीं ले रही। यानी ट्रक वाला, ये आपका रोड है तो ट्रक वाला यहाँ पे खड़ा था और अम्मा जी यहाँ पर थी, वो बार बार हॉर्न दे रहा था, ना अम्मा इस साइड में हो ना उस साइड में हो। तो ट्रक वाला जब परेशान हो गया तो ट्रक वाला उतर के आया और अम्मा से पूछा कि अम्मा क्या बात है, आप हट क्यों नहीं रही हो, सड़क से मुझे भी निकलना है यहाँ से। तो अम्मा ने कहा कि दिख नहीं रहा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो फिर ट्रक वाले ने भी कहा कि भाई जब आप स्वतंत्र हो तो हम भी स्वतंत्र हैं, और यही कहते हुए उसने क्या किया, जो ट्रक है ट्रक से अम्मा को उड़ा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई कुछ स्वतंत्रता जो हमें मिली है तो उसके कुछ सीमाएं भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है स्वतंत्रता की हमारी अपार तरीके से हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें, ऐसा बिल्कुल भी ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो न्यायोचित होने ही चाहिए। अब जैसे हम देख सकते हैं हमारे आसपास इर्द गिर्द, या आपने देखा होगा कानून बनाया गया है, कुछ भी गलत होता है आप कानूनी रूप से उस कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आपको ये स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने स्तर से उसे निपटाएं। कुछ भी गलत हो रहा है आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, आपको ये मतलब नहीं है किसी के साथ मारपीट करें, किसी के साथ जो दुर्व्यवहार करें, आपका ये बिल्कुल नहीं कर सकते आप। यानी आप स्वतंत्र तो हैं लेकिन आप नियम कानून के दायरे में फिर भी बंधे हुए हैं, ये आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है। यानी आप मान लीजिए सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर जाते हुए आप ये कि हम तो स्वतंत्र हैं, हम जैसे चाहें वैसे गाड़ी चलाएंगे, लेकिन आपको ट्रैफिक लाइट पर जब भी रेड लाइट जलेगी आपको रुकना पड़ेगा। यानी हमारे जो नियम कानून हैं उन नियम कानूनों का आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्रता के ऊपर भी कुछ सीमाएं लगाना आवश्यक है, वरना लोग स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो अर्थ को अनर्थ में बदल देंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाना भी अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई यह तय करना जरूरी हो जाता है कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित हैं और कौन से यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर यही सब समाज के बारे में चिंतन की राय अपनी रखी गई है। यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि सामाजिक प्रतिबंध कौन कौन से जरूरी हैं। यानी बिल्कुल बात सही है कि मनुष्य जो है समाज का ही, यहाँ पर कहते हैं समाज का ही एक अभिन्न अंग है और समाज से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो मनुष्य ऐसे कोई क्रियाकलाप नहीं करता है जिससे हमारे समाज को या हमारे आसपास मौजूद जो परिवार है उन्हें धक्का लगे। तो कोशिश यही रहती है कि भाई समाज या समुदाय उसका आदर करें या समुदाय का वो आदर करें। तो यहाँ पर समाज का अर्थ समूह, समुदाय अथवा राज्य भी हो सकता है, ये बात यहाँ पे दोहराई गई है। और मैंने तमाम जो कहानी बताई उस कहानी का यहाँ पर शेयर करने का रीजन यही था कि व्यक्ति जो है कहने को स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कुछ ऐसे यहाँ पर रखे गए हैं, कुछ नियम कानून ऐसे रखे गए हैं कि स्वतंत्रता का भी वो जो है दुरुपयोग ना कर पाए। और वो इसलिए रखे गए हैं कि ताकि तमाम बार ये ऐसी स्थिति क्रिएट हुई है जब लोगों ने स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया है। देखिए मुझे याद आता है जब मैं क्लास 5 यानी 6 में होऊंगा तब वहाँ पर एक चैप्टर था जो आपकी जो है मोरल साइंस वाली जो किताब होती है, नैतिक शिक्षा वाली जो किताब, मोरल एजुकेशन वाली जो किताब होती है जो है, वहाँ पर एक चैप्टर था कि एक व्यक्ति जो है सुबह सुबह टहलने के लिए जाते हैं, अपने साथ छड़ी लेकर जाते हैं और छड़ी लेकर जाते वक्त वो क्या करते हैं, अपनी छड़ी को हवा में आराम से घुमाते हुए जाते हैं। तो क्या वो स्वतंत्रता है उनकी? जी बिल्कुल नहीं है, वो स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। यानी स्वतंत्रता ये नहीं बोली जाएगी कि आपको जो है सुबह सुबह टहलने के लिए आज़ादी दी गई है तो आप अपने साथ छड़ी ले जाएं, छड़ी से छड़ी अपने हाथों में घुमाते हुए ले जाएं। यानी अगर कोई आपके आसपास आ गया उसकी चोट लग सकती है, तो ये स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए एक सबसे बड़ी जरूरी बात है, कुछ तो न्यायोचित नियम होने चाहिए, कुछ तो न्यायोचित कानून होने चाहिए, जिससे व्यक्ति जो है एक दायरे में रहकर अपने स्वतंत्रता के मूल्यों का या स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रयोग कर पाए। तो यहाँ पर बताया गया है कि यह भी देखना जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है या कौन सा नहीं देता है। तो यहाँ पर स्वतंत्र होने का अर्थ यहाँ पे यह भी बताया गया है कि अपने अगर संविधान में देखें तो संविधान में स्वतंत्र होने का अर्थ ये है कि उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना जो हमारी स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। यानी अगर हम अपने देश के कानून की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान हमारा ये करता है कि संविधान जो है सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करने की कोशिश करता है ताकि हमारा जो है हमारी स्वतंत्रतापूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाई जा सके। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, अभी एक बड़ा ही यहाँ पर विवादास्पद मुद्दा रहा था ये जो आईपीसी की धारा थी, धारा 377 का मतलब आप समझ गए होंगे, समलैंगिक विवाह। समलैंगिक विवाह के बारे में तमाम मुद्दे थे, तमाम लोगों ने जो LGBTQ वाला समुदाय है वो उसमें बड़ी खुशी थी। लेकिन अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका जो फूहड़पना या इसका जो है कह सकते हैं सड़कों पर आप आकर एक इसका जो है अश्लीलता फैलाएं इसके माध्यम से, ये बिल्कुल नहीं है। यानी आपको स्वतंत्रता दी गई है, आपको अपने देश की, अपने मानवीय मूल्यों की, अपनी संस्कृति की रक्षा भी करनी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों ध्यान में रखना, बैलेंस में रखना जरूरी है। यानी काफ़ी बार मैंने देखा है और काफ़ी बार मुझे याद है, आज से लगभग 10 साल पहले की घटनाक्रम घटित हुआ जब मुझसे एक छोटे बच्चे ने आके पूछा कि सर ये क्या होता है, समलैंगिक क्या होता है।
बड़ा मुझे अपने आप में एक ग्लानि महसूस हुई कि मुझे समझ में नहीं आया उस समय कि कैसे मैं रिप्रेजेंट करूं, कैसे मैं समझाऊं उस बच्चे को। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी परेशानियां हैं जिनके बारे में स्वतंत्रता तो दे दी गई है, लेकिन वास्तव में समाज अभी भी तैयार नहीं है इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने में। देखिए, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है इनमें से आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस समुदाय से बिलोंग करता हो या इन्हें फेवर करता हो, तो आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी राय यहाँ पर थोड़ी अलग है। मेरा मानना ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में कुछ तो प्रतिबंध होने चाहिए, कुछ तो यहाँ पर कुछ सीमाएं होनी चाहिए, जिससे कि जो फुहड़ता है, अश्लीलता है, उसका जो है यहाँ पर कह सकते हैं सड़कों पर एक कह सकते हैं एक यहाँ पर सड़कों पर वो सब चीज़ें देखने को ना मिले और हमारा समाज, हमारी संस्कृति सुरक्षित बनी रहे। तो आप समझ रहे होंगे ये मैंने आर्टिकल का मुद्दा क्यों उठाया। तो ये मुद्दा मैंने नहीं उठाया है, अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जब मैं अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका जो सितंबर में, लास्ट सितंबर में, इससे ही कुछ दिन पहले लगभग आपका राष्ट्रीय दैनिक जागरण में मैंने पढ़ा था ये वाला आर्टिकल पूरा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी भी की थी, दोबारा टिप्पणी भी की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज को दरकिनार कर देंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप समाज के नैतिक मूल्यों को, मानवीय मूल्यों को बिल्कुल साइड में कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता का मतलब आप ये नहीं है कि आप स्वतंत्र हो गए हैं तो आप सबको साइड में कर देंगे, नहीं, आपको समाज को भी देखना होगा, अपने माता पिता को भी देखना होगा। और ये बात मैं आपको देखिए नैतिक रूप से फिर से समझा रहा हूं, आपको कह तो दिया गया है 21 साल 18 साल लड़के की और लड़की की एज होनी चाहिए शादी के लिए, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम से कम आपको आपका पालन पोषण जिन व्यक्तियों ने किया है, जिन व्यक्तियों ने पूरी जीवन भर आपको पाला है, थोड़ा सा उनकी रेस्पेक्ट की या उनके जो सिद्धांतों के ऊपर भी विचार कर लीजिए, उनका रेस्पेक्ट भी कर लीजिए, ताकि उन्हें आघात ना लगे। कहने को तो स्वतंत्र है, कानून के दायरे में आप शादी कर सकते हैं, आप जाके कर लीजिए कहीं भी कोर्ट मैरिज, लेकिन अगर आपके माता पिता को अगर इस बात के लिए दंश झेलना पड़े, आपके माता पिता को बार बार रोना पड़े, तो वास्तव में मेरी नज़रों में तो उस कोर्ट मैरिज का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी आप दूसरों का दिल दुखाकर अपना दिल अगर खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी स्वतंत्रता बेकार है, मेरी नज़रों में बेकार है। आपका क्या राय है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, निबंधात्मक चैप्टर है, निबंध वाले चैप्टर में यही होगा। कुछ पॉइंट यहाँ पर हम निकालेंगे, कुछ मेरे पॉइंट भी होंगे, कुछ राय आपकी भी यहाँ पर हम लेंगे, तो यही यहाँ पर आपको सम्मिलित रूप में मिला जुला रूप आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर स्वतंत्र समाज यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है एंड में किताब में ही। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में सफल हो। यानी यहाँ पे कुछ तो प्रतिबंध हो, कुछ तो न्यूनतम प्रतिबंध हो। यानी आपके जो हित हैं, ऐसा नहीं है हित बिल्कुल आपके हितों का लोप कर दिया जाए, लेकिन कुछ न्यूनतम प्रतिबंध तो हो, तो उनके बीच में आप अपने हितों को पूर्ण कर पाएं, अपनी स्वतंत्रता को पूर्ण कर पाएं। तो ये सब यहाँ पर बात रखी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत के बारे में बताया गया है। प्रतिबंधों के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रतिबंधों के स्रोत में या तो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध हो सकते हैं, यानी बाहर से कोई व्यक्ति बलपूर्वक प्रतिबंध लगाए, सरकार कोई कानून बना के प्रतिबंध लगाए, या फिर जैसे उपनिवेशवादी शासक वगैरह जो हैं ये लोग हमारे ऊपर राज करें, तो ये बाहरी प्रतिबंध है। या फिर ये बताया गया है कि भाई सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, और लोकतांत्रिक नहीं है तो तमाम प्रतिबंधों, बाहरी प्रतिबंधों को झेलना भी पड़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है सामाजिक असमानता की वजह से हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जैसी जो आधारित व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम वगैरह जो है हमारे यहाँ, इसकी वजह से भी हमें तमाम जो है हमारी इस असमानता की वजह से भी हमें स्वतंत्रता पर अंकुश हमारा लग जाता है। आपने देखा होगा कि ऊंची जाति निम्न जाति में अगर कहीं कोर्ट मैरिज वगैरह हो रही हो तो तमाम अड़चनें आती हैं, तमाम बाधाएं आती हैं, और आपने देखा हो कभी कभी ऑनर किलिंग तक भी हो जाती है। तो कुछ मामलों में यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मामलों में स्वतंत्रता जो है, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए हमें जो कानून बनाए गए हैं, न्यूनतम प्रतिबंधों यानी कि प्रतिबंधों को न्यूनतम करने वाले कुछ कानून बनाए गए हैं, तो उनका भी होना यहाँ पर जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर जो अगली बात है, जो मैंने अगला शेक्सपियर वाला जिक्र किया था, वही बात यहाँ पर भी आ गई कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। यानी कि कोई भी समाज हो, जैसा कि यहाँ पे राइटर भी मान रहे हैं, और ये बात मैंने आपको भी पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी समाज हो, यानी विलियम शेक्सपियर वाली लाइन वही है, कहने को ये मेरा शरीर है, स्वतंत्र है पूरी तरह से, लेकिन वह चाहकर भी अपने हाथों को पीछे और पैरों को आगे नहीं मोड़ सकता। यानी कि हमारे लिए कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध हमारे लिए हैं, कुछ ना कुछ तो हमारी सीमाएं हैं जिनके परे जाकर हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ना हो, हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज जो अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। बिल्कुल बात सही है, अव्यवस्था की गर्त में पहुंचने का मतलब यही है कि वही आप दादी अम्मा वाला जिक्र जो है, यानी जब देश आज़ाद हुआ, दादी अम्मा सड़क पे जा रही थी, ट्रक वाला पीछे आ रहा था, तो अगर प्रतिबंध कुछ नहीं होंगे, यानी प्रतिबंध आपके लिए ये है कि आपको सड़क पर अपने लेफ्ट साइड में चलना है, बाईं तरफ चलना है, ठीक है, और खाली सड़क है तो आप बीच में भी चल सकते हैं, और आप पीछे से कोई वाहन आ रहा है तो आपको अपने साइड में हो जाना है।
लेकिन अगर आपके पास ये प्रतिबंध ही नहीं है तो यकीन मानिए एक अव्यवस्था क्रिएट हो जाएगी, जगह जगह पर लोग यही करेंगे, लोग हटेंगे ही नहीं, लोग कहेंगे नहीं हम तो अपनी चाल से चलेंगे, अब आपको अपनी अपनी स्पीड से चलना है, आप अपनी स्पीड से चलिए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था यानी एक चियोटिक माहौल जो बन जाएगा, ये सबसे बड़ा जो है हमारे लिए कष्टकर होगा। तो कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो होना आवश्यक है, और ये एग्जाम्पल जो है अम्मा वाला और ट्रक वाला बिल्कुल सटीक बैठता है इसके लिए, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए देश में ऐसी ही सारी सड़कों पे लोग अगर निकल आए कहें कि मैं तो आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से चलूंगा, मैं तो बीच सड़क पे चलूंगा, मैं तो यही नहीं, पीछे से वाहन चलना चाह रहा है 50 किलोमीटर की स्पीड पर, आप तो कहेंगे नहीं हम तो 10 किलोमीटर की स्पीड पर वाहन चलाएंगे, हम बीच में से हटेंगे भी नहीं बीच वाली लाइन से, लेकिन हम इसी में लाइन में चलेंगे। तो क्या होगा, एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, यानी आप देखेंगे कि लंबा लंबा जगह जगह जाम लग जाएगा। तो इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए कुछ न्यूनतम प्रतिबंध तो होने ही चाहिए। तो आपने देखा होगा जगह जगह हाईवे एक्सप्रेस वे पर लिखा होता है कि मिनिमम स्पीड लिमिट कितनी है, 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम आप अपनी व्हीकल को नहीं दौड़ा सकते, इससे कम दौड़ाएंगे तो आप पर फाइन लग जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेस वे है। एक्सप्रेस वे का मतलब ही यही होता है द्रुत गति से वाहन जो चलाए जाएं, या फिर कुछ सीमा निर्धारित की जाती है कि भाई 180 किलोमीटर जो प्रति घंटा की रफ्तार से आप ऊपर भी नहीं जाएंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो यकीन मानिए आपको भी खतरा है, आपके वाहन को भी खतरा है, और आपके इर्द गिर्द जो वाहन जा रहे हैं उनको भी खतरा है। तो ये कुछ प्रतिबंध लगाना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। जैसे यहाँ पे वही सब लाइनें देखिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ वही यहाँ पर लेखक ने भी रिपीट किया है। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध होना, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन के मकान की लड़ाई, किसी खास फिल्म के लिए यहाँ पे विरोध, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। ये तो यहाँ पर ये सब देख रहे होंगे, ठीक है। तो हर समाज को हिंसा पर, यानी इन सब के लिए हम जो हिंसा कर रहे हैं, काफी बार हानि पहुंचा रहे हैं, तो इनके लिए हमें विवाद निपटाने के लिए कोई नया जो तरीका अपनाने की जरूरत पड़ेगी, जरूरत होती है। यानी कि ये सब चीजें होती हैं हमारे आम जीवन में कि हम तमाम जगहों पर तमाम बातों को लेकर भिड़ जाते हैं। बताया गया है कि जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल सही बात यहाँ पे कही गई है, और मैं इस लाइन से बिल्कुल सहमत भी हूँ। यहाँ पर यही बात कही गई है कि सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने विचारों, यानी हम एक दूसरे के विचार, यानी हम मान लीजिए मैं अपने विचार यहाँ पे रख रहा हूँ, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि आपके विचारों को भी एक्सेप्ट करूँ। आपके जो वास्तविक विचार हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर, एक सदी हुई भाषा में रहकर, आपके सदी लहजे में रहकर जो आपके विचार हैं उनको भी मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और मैं अपने विचारों को थोपता जाऊँ, तो ये स्वतंत्रता नहीं होगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें, दूसरे के विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे। यानी वास्तव में ये हमारे लिए आज़ादी के साथ रहने के लिए और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त होगा। और मान लीजिए इनमें से एक भी नहीं है, यानी हम अपने विचार केवल दूसरों पर थोपते ही जा रहे हैं, तो वो स्थिति स्वतंत्रता वाली स्थिति नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? यानी मान लीजिए कोई सरकार ऐसी आ जाए, कोई सरकार दम्भी या निरंकुश सरकार आ जाए, और वो ना तो जनता की बात सुने, ना ही जनता की भावनाओं का जो है आदर करे, और अपनी मनमर्जी से कानून नियम बनाते रहे, तो क्या होगा? क्या वो स्वतंत्रता मानी जाएगी? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। वो सरकार का हठपना माना जाएगा, यानी सरकार अपने हट पर, या कह सकते हैं हठ धर्मिता पर सरकार जो है निर्णय ले रही है, ये माना जाएगा। तो ऐसी सरकार जो है लंबे समय तक सत्ता में टिक भी नहीं पाएगी, और लोग उसे जो है जल्दी से जल्दी बदलने की कोशिश भी करेंगे। तो ये स्वतंत्रता के कुछ मूल्य हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कम से कम यह जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। यह सबसे बड़ी बात है, विचार, विश्वास, मत के अंतर, यानी हमारा जो हो सकता है, कोई व्यक्ति, मान लीजिए मेरी राय किसी व्यक्ति को लेकर कुछ और अलग है, आप लोगों की राय कुछ अलग ठीक है। हो सकता है मेरा विश्वास किसी व्यक्ति को लेकर या किसी धर्म को लेकर कुछ अलग है, आप लोगों का विश्वास कुछ अलग हो, तो यहाँ पर तो इनको स्वीकार करना ही होगा। यानी काफ़ी बार मैंने देखा है, अभी क्या था कि जब अगर मैं नाम ले दे रहा हूँ यहाँ पर, 5 अगस्त को जो है राम मंदिर निर्माण के लिए मैंने बधाई दे दी थी। तो बधाई देने के लिए कुछ लोगों ने मुझे टारगेट भी किया था। तमाम लोगों ने कहा यार ये शैक्षणिक चैनल है, इस सबका संबंध शिक्षा से नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, शिक्षा से नहीं है तो आप फिर क्यों ये यूपीएससी एग्जाम में करंट के लिए सब क्वेश्चन ऐड करते हो? क्यों ये सब मुद्दों को लेकर आप जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हो? क्यों ये सब कानून जब आते हैं तो आप इनको अध्ययन करते हो? संबंध है, बिल्कुल है, क्योंकि ये सब मुद्दे समाज से जुड़े हुए हैं, तो समाज से जुड़े हुए मुद्दों से आपका भी संबंध है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा ऊपर उठ गए या पढ़ लिख गए तो समाज के इस सब मुद्दों को दरकिनार कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने मुझे टारगेट भी किया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है, हो सकता है कि आपके विचार अलग हो, आपका मानना हो कि नहीं ये सब चीज़ें बेकार हैं। हो सकता है मेरा मानना ये है कि वास्तव में नैतिक आदर्श और नैतिक मूल्य स्थापित करने के लिए ये जरूरी है, ये मेरा मानना है।
वास्तव में अगर आप देखेंगे नैतिक विचार या नैतिक मूल्य, देखिए अगर आप हमारे कल्चर को देखें, हमारे भारतीय कल्चर को देखें और जो आप विभिन्न पाश्चात्य कल्चरों को देखेंगे तो एक डिफरेंस पाएंगे। एक डिफरेंस ये है, वो मैं बता रहा हूँ डिफरेंस ये है कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक 5 साल का बच्चा एक 20 साल के व्यक्ति से या एक 40 साल के व्यक्ति से अंकल या ब्रदर करके, भाई करके बात करता है, लेकिन अमेरिका का कल्चर देखें तो अमेरिका में वहीं पे एक 5 साल का बच्चा एक 50 साल के व्यक्ति से कहेगा सर हेनरी हाउ आर यू। तो ये अंतर है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो कम से कम उन विचार विश्वास जो हमारा जो पनप रहा है हमारी संस्कृति में, तो उनका जो उनकी रक्षा करना भी हमारा परम धर्म है। ये बात आप समझ लीजिए। देखिए ये सबसे बड़ी जरूरी बात है कि हमारी सबसे बड़ी पूंजी जो होती है, हमारा जो कर्तव्य है, यानी हमारी संस्कृति है, संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। यकीन मानिए आपके पास अपना कोई संस्कृति नहीं होगी, आपके पास अपने कुछ खुद के विचार नहीं होंगे, तो आप यकीन मानिए आप भटकते रह जाएंगे। इसलिए आपके पास जरूरी है कुछ खुद के नैतिक विचार भी हों। इसलिए काफी बार आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता को जो है राष्ट्रीय पुस्तक बनाने की बात कही जाती है, इसलिए कही जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और मैं बता दे रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता जो है आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसके अलावा जो जितने भी जो मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं वहां पर श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा और यकीन ना हो तो आप कहीं कोर्स में एडमिशन लीजिए, जब भी सिद्धांतों की बात आती है, बिजनेस वगैरह के सिद्धांतों की बात आती है, तो वहां पर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाई जाती है। आप समझ लीजिए कि हमारे लिए जो पुस्तकें हैं, हो सकता है देखिए ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी बातें ही अच्छी हैं, हो सकता है बहुत सारी कुरीतियां भी हैं, लेकिन जो अच्छी बात है उन्हें तो आप एक्सेप्ट कीजिए। आप उनका भी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध जो है हमेशा जो है कहीं ना कहीं जो है विरोध क्यों होता है, अपनी अपनी अलग अलग राय की वजह से होता है। यानी कभी कभी हमें लग सकता है कि हम उन सब का विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं या उनसे अलग राय रखते हैं, कभी कभी हमें लगता है और हम इस वजह से विरोध करते भी हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा जरूरत होती है। यानी हम स्वतंत्र तभी रह सकते हैं कि हमें जब तक कानून जो है हमें एक न्यूनतम स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान ना करे, तब तक हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं मान सकते हैं। तो कानून ने हमें ऐसी स्वतंत्रता प्रदान की है। आपने देखा होगा कि हमें आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के बीच में हमें जो है स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, और ये जो है गारंटी जो है मौलिक अधिकारों के तहत रखी गई है। अगली पुस्तक में इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपने देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार हैं, तो उनके विचारों को थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हम मान लेते हैं विचारों की क्रांति लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन में उमंग भर दे। इन्होंने स्वतंत्रता से आशय जो माना है वो माना है सर्वांगीण स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और व्यक्ति की हो स्वतंत्रता हो, स्त्रियों और पुरुषों की स्वतंत्रता हो, और सभी लोगों और वर्गों की स्वतंत्रता हो। यानी इन्होंने कहा है कि सर्वांगीण रूप से स्वतंत्रता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे हमारे समाज में, कोई व्यक्ति ऐसा बिल्कुल इस स्वतंत्रता के दायरे से अछूता ना रहे। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति जो है, व्यक्ति और समाज दोनों ही स्वतंत्र होने चाहिए। यानी मान लीजिए कोई समाज में कुछ गलत हो रहा है तो व्यक्ति को उठ खड़ा होना चाहिए और समाज का विरोध करना चाहिए। मान लेते हैं समाज जो है नए परिवर्तनों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो समाज में ऐसे कुछ व्यक्ति को निकल के आना चाहिए और उस नए परिवर्तनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अमीर और गरीब दोनों को अपने विचार अपने अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके अलावा विभिन्न वर्ग जो हैं, यानी जातिगत जो अवरोध हैं, निचली जातियां, अपर कास्ट, इनके मध्य जो डिफरेंसेस है, इन डिफरेंसों को पाटना चाहिए। तो मेन चीज़ है, इन्होंने जो है सबसे बड़ी बात ये जातिगत अवरोधों को दूर करने की भी बात इन्होंने उठाई थी, ठीक है। तो आप इनके विचार जो हैं, ऐसे लोगों के विचार जैसे ये विचार हैं, तो इन विचारों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करवाने का मेरा प्रयोजन यही है कि जैसे कहीं आप क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, मेंस वगैरह का आंसर राइटिंग करते हैं, तो वहां पर आप ऐसी लाइनों को क्योट कर देंगे, ऐसी लाइनों को लिख देंगे, यकीन मानिए एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा वास्तव में आपने अध्ययन जो है डीपली किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली हेडिंग जो है आपकी, ये है हानि सिद्धांत। हानि सिद्धांत, देखिए हानि सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन या इसके बारे में जो है विचार जो रखे हैं सबसे पहले, वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने रखे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल एक ब्रिटिश राजनेता या ब्रिटिश राजनीतिक चिंतन करता थे। ये तो राजनीतिक चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एक लिखी है यहाँ पर, ऑन लिबर्टी। तो इन्होंने यहाँ पर इस सिद्धांत को उठाया है, हानि सिद्धांत को यहाँ पर इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले उठाया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, हानि सिद्धांत के बारे में। और राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत का नाम दिया गया है। अब सिद्धांत है क्या, पहले सिद्धांत को जान लेते हैं, और जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो ऐसी चीजें आती हैं, इन्हें लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिद्धांत ये कहता है यहाँ पर कि किसी
के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एक इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। यहाँ पे मैं आत्मरक्षा को यहाँ पर ब्रैकेट यानी गोले में कर रहा हूँ, सर्किल में कर रहा हूँ। सभ्य समाज के किसी भी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। यानी कि अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, परिभाषा को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आई है पहली लाइन में ये कहा गया है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य क्या है? आत्मरक्षा, यानी खुद की रक्षा। यानी कि हम हमेशा उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो हमें लगता है कि ये चीज़ें जो है हमारे आसपास मौजूद वातावरण को या हमारे समाज को या हमारे घर परिवार को ये चीज़ें बिगाड़ सकती हैं, तो उन चीज़ों का हम विरोध करते हैं। तो ये यहाँ सबसे बड़ी में भावना जो होती है वो होती है आत्मरक्षा की। आत्मरक्षा की भावना क्यों होती है? क्योंकि हमें ये लगता है, मान लीजिए ये घटना वाली पूर्व में घटित हुई हो, और पूर्व में घटना घटित होने के उपरांत, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं जो कोर्ट मैरिज है, कोर्ट मैरिज का एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दूंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो कोर्ट मैरिज का एक एग्जाम्पल, आप ये बात जानते हैं कि आप अधिकतर देखते होंगे, अधिकांश कोर्ट मैरिज जो होती हैं लगभग 70 से 80% ये सक्सेसफुल नहीं होती हैं। देखिए, एक तो इन्हें कोर्ट मैरिज की मना करने का एक रीजन ये है कि एक तो आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इन्हें रोकते हैं, हस्तक्षेप करते हैं कि भाई इस आधार पर नहीं होनी चाहिए, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एक तो ये हो गया, आप इस चीज़ को भी दरकिनार कर दीजिए, जाति धर्म को, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोर्ट मैरिज में जो स्वतंत्रता की बात कही गई है और जिसके जरिए आप स्वतंत्र होने के जरिए जो है ये आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन होता दिक्कत वहाँ पर क्या होती है, दोनों ही लोग इतने ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं कि कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि लड़का भी इतना ज़्यादा स्वतंत्र है और लड़की भी इतनी ज़्यादा स्वतंत्र है कि बात बात पर कोई वहाँ पर नेगोशिएट करना ही नहीं चाहता है, कोई दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही नहीं चाहता है। एक स्थिति ये आगे क्रिएट हो जाती है कि दोनों को अलग होना पड़ जाता है, या आप देखते होंगे तमाम बार आत्महत्या कर ली जाती है, तमाम बार सुसाइड कर लेते हैं दोनों एक साथ मिलकर। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को रोकने के लिए आपने देखा होगा कि हमारे समाज में तमाम व्यक्ति हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो कहती हैं कि नहीं, ये होना ही होना चाहिए। क्यों? उन्हें लगता है कि भाई उन्होंने पूर्व में ये घटनाएं देखी हैं, पूर्व में ये सब रवैया देखा है, तो रोकते हैं ताकि भविष्य में किसी अन्य के साथ किसी अन्य को हानि से बचाया जा सकता है। यानी रोकने का मतलब उनका यही है, रोकने का अर्थ यही है कि भविष्य में ऐसी कोई घटना किसी अन्य व्यक्ति के साथ घटित ना हो जाए। हम सबकी प्रवृत्ति ऐसी ही है, मान लीजिए हम लोगों के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो हम भी कोशिश करेंगे हम अपने बच्चों को उसके बारे में अवगत कराएं कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है, ये काम करने से आपके साथ ये हो सकता है, ये मेरे साथ घटित हुआ था। आप कहते हैं, जिक्र करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर? आत्मरक्षा की है। तो ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत, हानि सिद्धांत जो है, वो यही बात डिफाइन करता है कि जिस चीज के प्रति हमें पहले आशंका हो या जिस चीज का रिजल्ट हम पहले देख चुके हों, उस चीज से करने के लिए हम किसी को रोकते हैं, बचाते हैं, ताकि वो हानि से बचा रहे। यानी हमारा उद्देश्य यहाँ यही होता है कि भाई कोई व्यक्ति हानि से बचा रहे। यानी कोर्ट मैरिज के लिए आपने देखा होगा, जाति धर्म दोनों को साइड में कर दें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आप यही देखेंगे कि 70 से 80% अखबारों में आप देखते भी होंगे कि 3 साल की शादी थी कोर्ट मैरिज, 4 साल की शादी थी, टूट गई, दोनों लोगों ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, ट्रेन से आगे कटकर मर गए। ये सब घटनाएं आप देखते होंगे। क्यों देखते हैं? देखने का मतलब यही है कि दोनों स्वतंत्र तो हैं, स्वतंत्रता में आकर उन्होंने जो है संविधान के जो नियम है, नियम कानूनों का प्रयोग करके शादी तो कर ली, लेकिन अपने जो जीवन के नियम है, उन जीवन के नियमों की जो है सीमाएं तय नहीं कर पाए कि कितनी सीमाएं होनी चाहिए। और जीवन के नियमों में, यानी जीवन जीने के जो नियम है, उनकी अपार सीमाएं होने की वजह से क्या हुआ, दोनों के विचारों में मतभेद हुआ, और मतभेद होने में क्या हुआ, पूरा रिश्ता ही समाप्त हो गया। तो जरूरी, मैंने आपको पहले भी कहा था, स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो अनर्थ में हो जाएगा कि कुछ सीमाएं नहीं होंगी। तो सीमाएं होना बहुत आवश्यक है, सीमाएं होना बहुत आवश्यक है। तो ये हानि सिद्धांत में यही बताया गया है कि हानि सिद्धांत को लाने का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी घटना अपने जीवन में अगर देखता है या सुनता है, तो वो कोशिश यही करता है कि अपने आसपास या अपने कोई सदस्य, ठीक है, तो उसको बचाया जा सके, उस हानि से बचाया जा सके, इसलिए ऐसा व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना। आई होप आपको हानि सिद्धांत क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बताया गया है कि मिल ने यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण भेद रखा है, यानी कि जो स्टुअर्ट मिल हैं, इन्होंने अपनी जो किताब है यानी लिबर्टी ऑन लिबर्टी, तो ऑन लिबर्टी में इन्होंने एक भेद और रखा है। यानी ये तो हानि सिद्धांत का जिक्र किया है इन्होंने, ठीक है। हानि सिद्धांत के अलावा इन्होंने एक बात और रखी है, वो रखी है स्वसंबद्ध और परसंबद्ध। स्वसंबद्ध का मतलब ये होता है कि वो कार्य जिनका प्रभाव केवल और केवल करने वाले व्यक्ति के पर पड़ता है, तो वो क्या होगा, वो स्वसंबद्ध बोला जाएगा। और ऐसे कार्य जो आपके बाहरी व्यक्ति पर यानी कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं, वो परसंबद्ध बोला जाएगा।
जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम देने में उसमें हार या जीत जो भी हो रही है आप, ठीक है, तो उसके लिए उसमें नंबर कम आ रहे हैं या आप सिलेक्शन रह गया तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, यानी वहां पर आप स्वसंबद्ध हैं। उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि आपके परिवार की वैल्यू कम हो जाएगी या आप मान लेते हैं आपके परिवार को कोई की आजीविका रुक जाएगी या परिवार के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी आप वहां पे एग्जाम में प्रदर्शन आज बेटर नहीं कर पाए हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में प्रदर्शन बेटर भी कर पाए, लेकिन पर संबंध में क्या है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए कोर्ट मैरिज कर लेता है, अपने माता पिता की जो भावनाएं, अपनी भावनाओं का आदर न करते हुए कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेता है, तो क्या होता है, उस व्यक्ति पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, साथ के साथ उसके माता पिता को भी झेलना पड़ता है। यानी आप समझ सकते हैं, कोई भी माता पिता हो, कोई भी पेरेंट्स हो, जैसे आप लोग सपने देखते हैं अपने भविष्य के लिए, उन्होंने भी आपके भविष्य को सुरक्षित करने के कुछ सपने देखे होंगे। तो यकीन मानिए जब आप अपने सपने अपने तरीके से पूरे कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके माता पिता के सपने टूट जाते हैं। तो वो जो है यहाँ पर जो आप क्रिया कर रहे हैं वो पर संबद्ध बोला जाएगा, यानी जो आपका जो अंतर है वो पर संबद्ध बोला जाएगा यहाँ पर। तो आई होप दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है स्वसंबद्ध में क्या है, स्वसंबद्ध में वही आता है कि इनके बारे में, ये मेरा काम है और मैं इसे वैसे करूंगा जैसे मेरा मन होगा। स्वसंबद्ध में यही है, क्योंकि इसका असर केवल हम तक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम यानी कि ये हमने मान लिया कि ये मेरा काम है, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ, कोई भारी प्रतिबंध तो नहीं है, यानी कि यहाँ पर वही सब लिखा गया है। और परसंबद्ध कार्य भी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी ना किसी भारी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। यानी कि मैं अगर कोई ऐसा कार्य करता हूं जिससे मेरी गतिविधियों से मेरे साथ साथ आपको भी नुकसान होता है, तो यहाँ पे कोई ऐसा थर्ड पार्टी होना चाहिए जो आपको और मुझे दोनों लोगों को इससे बचा सके। तो ये परसंबद्ध कार्य के लिए बचाव बताया गया है। तो यहाँ पर हानि सिद्धांत जो है इन दोनों को ही रोकने के लिए प्रयत्नरत रहता है। हानि सिद्धांत यही है, हानि सिद्धांत का जिक्र मैंने अभी किया था कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी कार्य करते हैं, यानी हम किसी को रोकते हैं या किसी को रोकने की जो हमारी भावना है, स्वतंत्रता के ऊपर अंकुश लगाने की जो भावना है, वो यही है कि कोई हानि से बचा रहे, उसके साथ कोई गलत ना हो। आपने देखा होगा कि तमाम बार अभी देख रहे होंगे कि जो धर्म बदलकर या धर्म छिपाकर शादियां वगैरह हो रही हैं, जिन्हें हम लव जिहाद के नाम से जानते हैं, बड़ा ही अभी मुद्दा है। यूपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीएससी मेंस के पेपर में अगर आप उठा के देखेंगे 2018-19 में, तो वहां पर भी इसका जिक्र किया गया है। स्टेट पीसीएस एग्जाम में काफी बार जो अगर आप देखेंगे पैनल ने उठाया है मुद्दा, इंटरव्यू वगैरह में मुद्दा उठाया गया कि इसे कैसे निपटा जाए। तो ये मुद्दा जो है वाकई में एक समाज के लिए चुनौती है। यानी इस तरह की जो है लोग कर रहे हैं, जो जिनकी भावनाएं बहुत गंदी भावनाएं हैं, वास्तव में बहुत गलत है। यानी आप किसी के साथ इस तरह का छल मत कीजिए। आप ये सोच रहे हो कि हम उसको छल करके, उसके साथ गलत करके हम अपने आप को अपने संतुष्ट कर देंगे या अपने धर्म की नाम बढ़ा रहे हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप यकीन मानिए अपने साथ साथ अपने धर्म का, अपने समाज का नाम भी वहाँ पर गंदा कर रहे हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप बिल्कुल मत कीजिए। तो आप देखते होंगे लव जिहाद को रोकने के लिए तमाम जगह यही कहा जाता है कि किसी व्यक्ति के बारे में भली भांति प्रकार से जानकारी कर लेनी चाहिए कि भाई उसका मनसा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह की तमाम बातें कही जाती हैं। देखिए मैं यहाँ पे मुद्दे वही सब उठा रहा हूँ, समाज के वर्तमान समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं। कोई भी व्यक्ति मुझे टारगेट नहीं करेगा। आप ध्यान रखें, कोई व्यक्ति अगर मुझे टारगेट करता है तो मैं इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए यहाँ पर तत्पर हो सकता हूँ। मैं लीगल एक्शन ले भी सकता हूँ। कोई व्यक्ति अगर अभद्रता करता है मेरे साथ या मुझे ये कहता है कि नहीं आप ये मुद्दा क्यों उठाया, ये मुद्दा यूपीएससी में भी उठाए जाते हैं, ये मुद्दा इंटरव्यू पैनल में भी उठाए जाते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं, समाज के पहलू हैं। तो इन पर मेरा चर्चा करने का पूरा अधिकार है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही बताया गया है प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। तो यहाँ पर ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं कि हमें लगता है किसी के साथ कोई गंभीर हानि होने वाली है तो कुछ प्रतिबंध लगाते हैं। तो छोटी मोटी हानि के लिए कि मिल कानूनी ताकत की जगह क्या कहते हैं, ये सामाजिक रूप से अमान्य करने की सुझाव देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कोई अगर गंभीर हानि हो रही हो तो वहां पे प्रतिबंध लगाए जाए, और जहां पे गंभीर हानि नहीं हो रही हो वहां पर क्या करें, सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दें। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपने ऊंचे भवन में बहुत तेज आवाज में संगीत बजा रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि रात के 10 बजे के बाद डीजे वगैरह या माइक वगैरह, लाउड स्पीकर वगैरह लगाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, ठीक है। यानी कि बिना परमिशन के ये सब चीज़ें बजाना प्रतिबंधित है हमारे सुप्रीम कोर्ट की भाषा में। एक बात तो ये है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा भारत ऐसा देश है, मानने वाले लोग कहाँ हैं। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपका पड़ोसी जो लगातार रात को बैठ के 10-11 बजे के बाद डीजे बजा रहा हो, तो आप ये कर सकते हैं कि मोहल्ले के 4-6 लोग मिलकर उससे बात करना बंद कर दें, सामाजिक रूप से बहिष्कार करें उसका, सामाजिक रूप से उसके साथ जो अभिवादन वगैरह ना करें, तो उसे भी रियलाइज होगा कि हाँ भाई हमने गलती की है। तो छोटे मोटे लोग जो छोटी मोटी हानियां होती हैं तो उनके लिए हम सामाजिक रूप से
जो है बहिष्कार भी कर सकते हैं, सामाजिक रूप से अमान्य भी कर सकते हैं, लेकिन गंभीर हानियों के लिए हमें जो है प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल अपनी जो किताब है उसमें खुद ये बात डिफाइन कर रहे हैं इस लाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर में एक बात यहाँ पे समझ में आई होगी एंड में आर्टिकल में, कि देखिए स्वतंत्रता तो अपनी जगह है, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक सीमाएं होना भी आवश्यक है। जो बात मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी वो बात आपको समझ में आ रही होगी कि स्वतंत्रता, हद से ज़्यादा स्वतंत्रता भी बेकार है, हद से ज़्यादा स्वतंत्रता भी बेकार है। यानी आप ये मान लीजिए, स्वतंत्रता का मतलब मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि बच्चे स्वतंत्र हैं, हमारे बच्चे स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन वही बच्चे जो है अगर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो यकीन मानिए स्वतंत्रता का अर्थ जो है अनर्थ हो जाएगा, आपके पूरे परिवार को एक गंभीर हानि उठानी पड़ेगी। तो स्वतंत्रता के लिए कुछ सीमाएं होना, कुछ प्रतिबंध होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारी स्वतंत्रता जो है एक सही तरीके से, एक सही वे में जो है यहाँ पर जो है संरक्षित हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी माना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए कि जब तक कि वे दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने लगें। यानी कि ये लोग जो यहाँ पे कहा गया है कि भाई कि हमें ये विभिन्न जो जीवन शैलियाँ हैं या विभिन्न दृष्टिकोण हैं, अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहें कि जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, और जब नुकसान पहुंचाने लगें तो यकीन मानिए हम उन पर जो है एक्शन ले सकते हैं। यानी मान लीजिए किसी की विचारधारा, किसी का दृष्टिकोण लगातार ऐसा दृष्टिकोण हो जो समाज में एक वैचारिक मतभेद, वैचारिक वैमनस्य या वैचारिक हिंसा क्रिएट कर रहा हो, या समाज जो है हिंसा के रास्ते पर उन्मुख हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है वहाँ पर प्रतिरक्षा करनी चाहिए, यानी कि हमें प्रतिबंध लगाने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर नेता जो होते हैं भड़काऊ भाषण दे देते हैं, भड़काऊ भाषण देने के बाद क्या होता है, तत्काल दंगे फसाद ये सब देखने को मिलते हैं। तो जरूरी ये है कि इन सब नफरत पहुंचाने वाले या घृणा फैलाने वाले या घृणा का प्रचार करने वाले लोग जो हैं, इन पर जो क्षति पहुंचाने वाले कार्यों के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। ये जॉन स्टुअर्ट मिल भी मान रहे हैं। इन जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना यही है, स्वतंत्रता का जो हवाला देकर ये लोग जो है गंभीर गतिविधियां कर रहे हैं, या ऐसी गतिविधियां जो कर रहे हैं, या फिर इनकी ऐसी विचारधारा को पनपा रहे हैं जो देश के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, इन पर प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। आपके सामने मुद्दा अगर ले लूँ यहाँ पर, तो मुद्दा आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि देश के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर के कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहां पर स्वतंत्रता का नारा देकर वास्तव में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। आपके माइंड में आ गया होगा कौन से विश्वविद्यालय का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो उन विश्वविद्यालयों की अगर स्थिति देखें ग्राउंड लेवल की, देखिए मैं तो वहां पर घूमा हुआ हूं, रहा भी हूं उन क्षेत्रों में, पता है मुझे। यानी कि वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं स्वतंत्रता के, फ्रीडम के, आज़ादी के, लेकिन हकीकत उनकी बहुत दूर है, कोसों दूर है। अगर आप उनका डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता का जो मतलब है वो स्वतंत्रता का मतलब वास्तव में खो चुके हैं। वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वतंत्रता के आड़ में कुछ और ही चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसी जगहों पर, ऐसे संस्थानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है, घृणा ये सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई नफरत फैला रहा है, आजीवन कैद की यहाँ पे बताया गया है कि जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि छोटा मोटा कोई अगर आरोप है उसके लिए हम यहाँ पे आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। कोई बड़ा मान लीजिए कोई वो है, कोई बड़ा मान लो आरोप कर रहा है, तो उसके लिए हम कोई बड़ा सजा भी दे सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कृत्य कौन सा कर रहा है, कार्य कौन सा कर रहा है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किताब है, उस किताब में अपने पूरे विचार इन्होंने रखे हैं। तो आपने ऐसे करके जॉन स्टुअर्ट मिल की ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है उसके विचारों से आप लोग भी अवगत हो गए हैं, जान गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। यानी संविधान के दायरे में आपने देखा होगा, बेशक हमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार में मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी हर स्वतंत्रता का क्या पहलू है, स्वतंत्रता की क्या क्या सीमाएं हैं, उन सब का जिक्र किया गया है। और उन सीमाओं से परे होकर कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है। यानी हमें संवैधानिक दायरे में रहकर ही अपनी बात रखनी है। चाहे आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को अनाप शनाप गालियां देंगे, आप राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का इस्तेमाल, पद का इस्तेमाल संवैधानिक चर्चाओं में किया गया है। ठीक है, ताकि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब बातें यहाँ पर रखी गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात और एंड में जाते जाते इन्होंने रखी है कि हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। नहीं, बात बात पे प्रतिबंध भी नहीं लगाना चाहिए कि हर बात पे प्रतिबंध लगा दिया, हर बात पे प्रतिबंध लगा दिया। यानी हमारे बच्चे ने कुछ भी गलत किया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रतिबंध इतने ज़्यादा प्रतिबंध ही नहीं लगाने चाहिए, लेकिन हाँ एक दायरे में रहकर प्रतिबंध होना बड़ा आवश्यक है। यानी एक सीमाएं, स्वतंत्रता की सीमाएं बड़ी डिफाइन होनी चाहिए कि कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, किन सीमाओं में रहकर हमें कार्य करना है, वो जरूर डिफाइन होना चाहिए। और जो ये बात मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर
अब यहाँ पर भी वही चिंतन वाला विषय आ गया, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक क्या होती है, नकारात्मक क्या होती है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो है भारी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर आपने दो पहलू पढ़े थे, भारी प्रतिबंधों के अभाव में स्वतंत्रता को और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों, ये दोनों पहलू आपने पढ़े थे। ये दोनों जो राजनीतिक सिद्धांत में पहलू हैं, यानी भारी प्रतिबंध वाला पहलू जो है ये नकारात्मक स्वतंत्रता को बता रहा है, और अपनी अभिव्यक्ति करने वाली जो अवसर हैं ये सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो बाहरी प्रतिबंध कोई व्यक्ति पर लगाए जाते हैं तो वास्तव में वो नकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी, और अपनी अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, ये क्या कहा जाएगा, ये सकारात्मक स्वतंत्रता बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये बात यहाँ पर बताई गई है। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, यानी कि हमारी जो बाहरी प्रतिबंधों वाली स्वतंत्रता है, ये यहाँ पर ये इस क्षेत्र को पहचानने की कोशिश और बचाने की कोशिश करती है जहाँ पर व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, यानी कि जहाँ पर उसको भ्रष्ट ना किया जा सके, उसको उसके मार्ग से विचलित ना किया जा सके, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और लिखा गया है कि यहाँ पर वह जो होना, बनना या करना चाहे, हो सके, बन सके और कर सके, तो ये सब इसी में आता है, नकारात्मक स्वतंत्रता वाली में आता है। और एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें किसी व्यक्ति का जो किसी भारी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए भारी सत्ता का हस्तक्षेप होता है तो नकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी, और भारी सत्ता का हस्तक्षेप इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जहाँ पर वो अपना जो है आबादित रूप से व्यवहार कर सके। यानी कि हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम तभी अपना व्यवहार कर पाएंगे, तभी अपना जो आबादित रूप से व्यवहार कर पाएंगे, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जी पाएंगे, जब हमारे ऊपर बाहरी प्रतिबंध बिल्कुल ना हो। यानी हमारे ऊपर जो बाहरी प्रतिबंध है वो बिल्कुल ना हो, और मान लीजिए बाहरी प्रतिबंध हमारे ऊपर लगातार हैं तो वो हम नकारात्मक स्वतंत्रता के वे में हमारे लिए आएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल इसको हम थोड़ा फैमिली के वे में ले लेते हैं। फैमिली में आपके माता पिता जो हैं, या फिर आपके जो परिवारी जन, या फिर और आपके रिलेटिव वगैरह आपके ऊपर कुछ ना कुछ जो है प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ ना कुछ जो है कुछ बातें कहते हैं जिसकी वजह से आपको जो है अच्छा आचरण करना पड़ता है, तो वो एक तरह का भारी प्रतिबंध है, यानी नकारात्मक प्रतिबंध भी बोला जा सकता है। वहीं आप अपने परिवार में रहकर अपने विचारों को अपने माता पिता के सामने रख पाते हैं, स्वजनों के सामने रख पाते हैं, तो एक सकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी है। तो ये आप अपनी फैमिली में इस तरह से इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। अब देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूं, यानी कि यहाँ पे साफ साफ नकारात्मक स्वतंत्रता जो है स्वसंबद्ध होती है। यहाँ पर यही आदमी पूछने का प्रयास करता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मैं खुद कुछ कर सकता हूँ, खुद मैं अकेले रहकर कुछ कर सकता हूँ, जहाँ पर मेरे ऊपर कोई भारी दबाव ना हो। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, इसमें ये इन क्षेत्र को पहचानने की वो कोशिश करता है, यानी कि ये स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने में मुक्त है। यानी ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे व्यक्ति स्वतंत्र होकर किसी के भारी दबाव में ना आकर अपना कार्य कर सके, तो वो ऐसे क्षेत्र को खोजने की कोशिश करता है। सकारात्मक स्वतंत्रता के तत्तर्क जो होते हैं कुछ करने की स्वतंत्रता, विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ निकल के आता है मुझ पर शासन कौन करता है, और यहाँ पे जवाब इसका मिलता है कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। ये स्वतंत्रता जो है, यानी सकारात्मक स्वतंत्रता वाला विचार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति या किसी व्यक्ति की भावना या विचारों की अभिव्यक्ति से जुड़ा होता है। और यहाँ पर व्यक्ति अपने आप से ये पूछता है कि भाई अब मेरे ऊपर राज कौन कर रहा है, तो साफ साफ निकल के आता है मैं स्वयं अपने पर शासन कर रहा हूँ। यानी कि मैं जो चाहूँगा, मैं अपने विचारों को जहाँ पर रखना चाहूँगा वो उसके लिए स्वतंत्र हूँ। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता जो बोली जाएगी वो सकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी। और ऊपर मान लीजिए कोई व्यक्ति भारी प्रतिबंधों के दबाव में अगर कार्य कर रहा है, भारी प्रतिबंधों के दबाव में अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक कार्य करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी, सकारात्मक नहीं बोली जाएगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से एक स्वच्छंद वातावरण में अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहा है, तो वहां पर उसे सकारात्मक स्वतंत्रता बोली जाएगी। और सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है। विमर्श का मतलब क्या है कि यहाँ पे चिंतन विचार चलते रहते हैं। इसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, कार्ल मार्क्स यानी कि गांधी, अरविंद, इन विचारकों की प्रेरणा यहाँ पे लेने वालों में हमें देखा जा सकता है। और इस परंपरा का सरोकार यहाँ पे बताया गया है व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यानी कि यहाँ पर जो सामाजिक जो प्रतिबंध है या सकारात्मक जो आपके जो है स्वतंत्रता है, इसका साफ साफ सरोकार क्या होता है, व्यक्ति और समाज के संबंध कैसे हैं और उनकी प्रकृति कैसी है, इस बात पर ये सकारात्मक संबंध डिपेंड करते हैं। मान लेते हैं, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी परिवार में पुत्र वधू है, यानी कि अपने बेटे की वधू है, तो उससे हम यही तो आशा करते हैं कि आपके उसके ससुर वगैरह हैं या फिर उसका और भी जो है परिवारी जन,
ठीक है, वो उससे यही तो आशा करते हैं कि उसका आचरण अच्छा हो, अपने जो माता पिता हैं या अपने जो सासू ससुर हैं उनको लेकर वो उनके जो विचार हैं, उनके जो भावनाएं हैं वो पवित्र हों। वो कोई ऐसा कृत्य ना करे जिसकी वजह से उसके परिवार का ही नहीं, उसके पति का नाम ना खराब हो, बल्कि उनके परिवार का भी नाम ना खराब हो, ऐसा कोई कृत्य ना करे। तो यहाँ पर वो अपने विचारों को बड़े सधे हुए वे में, यानी बहुत ही ज़्यादा एक आदर्श तरीके से, बहुत ही ज़्यादा एक नैतिक तरीके से अपने विचारों को रख सकती है। तो यहाँ पर साफ साफ यही कहा गया कि सकारात्मक जो संबंध है, यानी मान लीजिए कोई किसी बात को लेकर उन्होंने अपनी पुत्र वधू से राय मांगी है, तो पुत्र वधू का यहाँ पे फर्ज यही बनता है कि अपनी राय को एकदम अपने समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति देखकर उनको डिफाइन करे, उसके अनुरूप अपना जो है जवाब दे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर भी एक्सेप्ट की गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये सब बातें यहाँ पर बार बार जो लिखी गई हैं, इनमें अपने आप में चिंतन करने की बात पर बल दिया गया है। सबसे बड़ी बात है चिंतन करने की बात पर बल दिया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। यानी कि व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन भी हो, राजनीतिक रूप से भी समर्थ हो, सामाजिक रूप से भी समर्थ हो, तभी वो सकारात्मक स्थितियों का लाभ उठा पाएगा, तभी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा। और मान लीजिए ये तीनों ही, भौतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दबा कुचला है या फिर बहुत ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध थोप दिए गए हैं, तो यकीन मानिए जो उसकी सकारात्मक स्वतंत्रता है वो उसकी व्यर्थ चली जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी, बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पास उसके पास पर्याप्त भौतिक संसाधन हो। तो ये सब इनकी बात कही गई है। तो ये सब होंगे तो व्यक्ति अपने पास क्या कर पाएगा, अपने विचारों को रख पाएगा, अपने विचारों को बता पाएगा कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाह रहे हैं देश के लिए और देश से हमें क्या मिल रहा है, इस सब का जवाब दे पाएगा। आप देखते होंगे जब चुनावी रैलियां होती हैं, चुनावी रैलियों के दौरान डिबेट वगैरह होती है, तो अब मैं कुछ सालों से एक नया परिवर्तन देख रहा हूं कि पहले क्या होता था, पहले आपने देखा होगा समाज के मजदूर तबके के लोग हैं या फिर ये तबके के लोग हैं, ये ओपन डिबेट में हिस्सा नहीं लेते थे। आपने देखा होगा आज से 10-12 साल पहले के अगर न्यूज़ चैनल अगर आप देखते आ रहे हैं लगातार, तो आप देखेंगे ये ओपन डिबेट में तब ये लोग शामिल नहीं हो पाते थे, रह जाते थे। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के अंदर चेतना आई, जैसे जैसे इन लोगों का दायरा बढ़ा, जैसे जैसे इन लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया, आप देखते होंगे अब कवरेज में इनको भी दिखाया जाता है, इनके विचारों को भी सुना जाता है, इनके विचार, अपने विचार भी ये अव्यक्त कर सकते हैं। आप देखते होंगे न्यूज़ चैनल वगैरह पर कभी चुनावी रैली हो तो वहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति यानी मजदूर भी व्यक्ति भी अपने विचारों को वहाँ पर रखता है, बताता है कि भाई हमें ये चाहिए, हमें यहाँ परेशानी है, ये बोल पाता है। तो ये तभी संभव हुआ जब उसे अवसर मिले, उसे भौतिक रूप से जो है अवसर मिले, राजनीतिक रूप से मिले और थोड़ा समाज में भी उसको जो है लगा, इतने सालों में परिवर्तन आया कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, तब ये सब हो पाया है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि भाई अपने बुद्धि विवेक के पास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों की व्यक्ति तक पहुँच होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब साफ साफ एक ही लाइन में निहित है। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी तबके हैं, जो जितने भी तबके हाशिए पर रखे हुए हैं, दलित समुदाय वाले तबके, वो अपने आप उनकी स्थिति सुधर जाएगी। कब सुधरेगी? जब हम उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया करवाएंगे तो व्यक्ति वो अपने आप अपने भविष्य के बारे में, समाज में जो उनके साथ भेदभाव हुआ है उसके बारे में या उससे ऊपर उठने की जो भावना उनके अंदर विकसित हो पाएगी। तो मेन चीज़ है शिक्षा। जितने व्यक्तियों में शिक्षा हो जाएगी, रूढ़वादिता या जो पूर्वाग्रह वाली परंपराएं हैं वो अपने आप टूट जाएंगी। यानी जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, यकीन मानिए इन सबसे ऊपर उठ जाएगा, और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा अज्ञानता के पाश में फंसता चला जाएगा। तो शिक्षा यहाँ पे मूल है। हम सबसे यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग शिक्षा पर फोकस कीजिए। यानी आप जितने एजुकेट होंगे, आप अपने इर्द गिर्द आप पर होने वाले अत्याचार, अपने होने वाली आपके ऊपर जो होने वाले दुर्व्यवहार, उसके खिलाफ आप बोल पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। यानी कि यहाँ साफ साफ कहा गया है, क्योंकि आप अगर जो समाज शास्त्र वाली किताब पढ़ेंगे तो वहाँ आप साफ साफ पाएंगे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है वो ये कहे कि हम समाज का अंग नहीं है। हर व्यक्ति समाज का अंग है। अब ये डिपेंड करता है कि समाज किस प्रवृत्ति का है। अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने, एक एग्जाम्पल फिर से मैं यहाँ पर लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि समाज में भी काफ़ी सारे तबके हैं। जैसे हम सब यानी कि मोस्टली आप जहाँ पे चैनल पर जो लोग मौजूद हैं वो मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले ही हैं। यहाँ पर दो ही प्रवृत्ति के लोग हैं। यानी मुझे मालूम है अपर क्लास वाले यहाँ पर नहीं होंगे। अपर क्लास में धन के संदर्भ में बता रहा हूँ, यानी जो आप पैसे के संदर्भ में बता रहा हूँ कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। कुछ लोअर क्लास फैमिली से यहाँ पर लोग होंगे। अपर क्लास वाले यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होंगे, कोई नहीं होगा। अपर क्लास वाले के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, पैसा भी होता है, तो वो कहीं भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं। तो आप देखते होंगे, अब जैसे मान लेते हैं मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास वाले में अगर एक लव मैरिज की बात करें या कास्ट मैरिज की बात करें, या फिर लोअर जो है यहाँ पर निचले तबके वाले जो आपके लोग हैं लोअर क्लास वाले, इनमें ये लव मैरिज या कोर्ट मैरिज की बात करें, ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग प्रश्न है।
यानी बहुत ही बड़ा इन्हें चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो चैलेंज फेस करना पड़ता है सोसाइटी का। सबसे बड़ा इन्हें जो चैलेंज फेस करना पड़ता है इसमें, वो सोसाइटी का चैलेंज इन्हें फेस करना पड़ता है। समाज, यानी समाज क्या कहेगा, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। वही अपर क्लास वाला व्यक्ति किसी अन्य धर्म वाली जो है महिला से शादी कर लेता है तो वहाँ उसका सब चल जाता है, कोई बात नहीं, सब जायज़ है। ये बात आप देखते भी होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं कि फलानी धर्म में शादी कर ली, फलाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका वही सामाजिक वैल्यू बनी हुई है, वही सामाजिक जो है दायरा बना हुआ है। रीजन क्या है, उनका समाज, उनका सामाजिक दायरा, उनके समाज ने, उनके सामाजिक दायरे ने एक्सेप्ट कर लिया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं आप जिस समाज से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिस समाज में बैठ रहे हैं या जिस समाज में आपका आना जाना है, वो समाज इस भावना को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आपके लिए एक बहुत बड़ा कठिनाई का प्रश्न बना हुआ है। तो डिपेंड ये भी करता है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। यानी हमें ऐसा समाज डेवलप करना है, चाहे वो मध्यम वर्ग वाला समाज हो या लोअर वर्ग वाला समाज हो। यहाँ पर लोगों की जो वैचारिक जो है मतभेद है, उन मतभेदों को दूर करना है, लोगों को सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता का विकास करना है। तभी हमारे यहाँ जो बाधाएं हैं या हमारे समाज में जो अवरोधक बाधाएं हैं वो दूर हो पाएंगी। आप समझ रहे होंगे, अपर कास्ट में, यानी अपर कास्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, अपर जो सोसाइटी है हमारी, यानी अपर क्लास जो है, यानी धनाढ्य फैमिलियाँ हैं, वो आप देखते होंगे इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं। तमाम मैं मैरिज ऐसी जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान से भारत में हुई हैं, तमाम ऐसी मैरिज हैं पाकिस्तान से भारत में हुई हैं, उनमें कोई आपत्ति नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए, अपने अगर मध्यम वर्ग फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आप ये छोड़िए केवल और केवल अपनी जो आप कास्ट है, कास्ट छोड़कर आप मान लेते हैं, आप मान लीजिए अपर कास्ट से हैं, जनरल कैटेगरी से ही हैं और आप अपर कास्ट में किसी और अपर कास्ट से करना चाह रहे हैं, तो भी आपको बहुत सारी बाधाएं आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, सबसे बड़ी बात है समाज, सोसाइटी की, यानी हर किसी का समाज बटा हुआ है। तो जरूरी यहाँ पर यह है कि समाज जो है, समाज में हमें परिवर्तन तभी लाया जाएगा जब समाज में परिवर्तन होगा। तो यकीन मानिए हम अपने आप तरक्की करते चले जाएंगे। वहीं बताया गया है कि दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। यानी कि यहाँ साफ साफ कहा गया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हस्तक्षेप, कोई यहाँ पर नकारात्मक स्वतंत्रता का मैं ये आ जाता है कि हम पर कोई हस्तक्षेप ना करे, कोई हमारा जो है, कोई भी हमारे जो आदर्श हैं उनको बदलने का प्रयास ना कर पाए। तो ये सब चीज़ें नकारात्मक स्वतंत्रता में आ जाती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समाज वाला जो पहलू है, समाज का विकास, यानी समाज से हम अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम आप या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ है। वो डिपेंड ये करता है कि हम कौन से समाज में रह रहे हैं, यानी आप डिपेंड करता है। मान लेते हैं आपने देखा होगा कि आप कहीं बड़े शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर आप जो है आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, चल जाता है, कोई बात नहीं है, कोई वहाँ पर कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन वही आप छोटे से गाँव में या फिर कहीं एक छोटे से नगर में करें, पूरा ढिढोरा पिट जाता है, दूर दूर तक ढिढोरा पिट जाता है कि भाई फलाने आदमी ने ये काम किया, फलाने आदमी ने ये कर दिया। तो ये फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर समाज का एक बहुत अहम रोल है, ये किताब भी मान रही है और ये आप भी मान रहे हैं और मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है। तो समाज में परिवर्तन जो है धीरे धीरे लाया जा सकता है, शिक्षा से लाया जा सकता है। अगली यहाँ पर हेडिंग है आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हमारे आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जिक्र है, ये वही बात बताई गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। यानी कि अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को रखना चाह रहा है तो उसको हमें रोकना नहीं चाहिए, उसको प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने साफ साफ एक तर्क दिया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार किसी पुस्तक को लेकर, किसी नाटक को लेकर या किसी फिल्म को लेकर या किसी रिसर्च को लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। क्यों उठती है? उन्हें लगता है कि भाई ये अगर प्रतिबंध नहीं लगाया तो हमारा तत्कालीन समाज है, तत्कालीन बहुसंख्यक समाज है, ये एकदम इसमें जो है कह सकते हैं इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, तो प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये इन सब के बारे में तमाम लोगों का कहना ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इस पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति है वाल्तेयर का कहना ये है कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता। हो सकता है आपने जो बात कही है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। लेकिन मैं आप जो कह रहे हो उस बात को आप जीवन पर्यंत कहते रहेंगे, इसके लिए मैं आपका बचाव जरूर करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा जिससे आप कुछ कह ही नहीं पाए भविष्य में। यानी जरूरी नहीं है, मैं एग्जांपल देता हूं, जरूरी नहीं है आप लोग मुझसे जो डिमांड करते हैं मैं आप सबकी डिमांड मानूं ही मानूं, लेकिन मेरा फर्ज ये है कि आप हमेशा डिमांड करते रहें। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा आपके लिए कमेंट सेक्शन वाला ऑप्शन हमेशा खुला रखता हूँ, ताकि आप कह सकें आप क्या चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। बेशक है वो मैं मानूं या ना मानूं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं आपकी बातों को सुनता हूँ, देखता हूँ। उसे मानूं या ना मानूं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपका जो कहने का अधिकार है उसको तो हमेशा होना ही चाहिए। ये बात यहाँ पे वाल्तेयर का कथन भी है, ये बात कथन आप लिख लेना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में हम जाते हैं, एक फिल्म का जिक्र है, एक फिल्म का नहीं बहुत सारी फिल्मों का जिक्र है। जैसे एक फिल्म है, यहाँ पे निर्माता दीपा मेहता हैं, तो इन्होंने काशी की विधवाओं पर फिल्म बनाना चाहा। काशी की विधवाएं, वृंदावन की विधवाएं, इनका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार उठाया भी है कि इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, इनके नाम पर जो धनराशि इन्हें आवंटित की जाती है, सरकार इन्हें सहायता देती है, वो भी इन्हें नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो इनके ऊपर इन्होंने फिल्म बनाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई राजनीति में इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध हुआ, और बहुत इतना विरोध हुआ कि विरोध में ये लगा कि भाई भारत की एक नेगेटिव छवि ये गढ़ रहे हैं, यानी ये फिल्मकार जो है भारत की नेगेटिव छवि गढ़ रहे हैं, भारत के जो आपके आस्था वाले स्थल हैं, आस्था वाले स्थलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, प्राचीन नगर की सभ्यता को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप फिल्म जो थी वो काशी में शूट नहीं हो पाई, कहीं और बनाई गई। ठीक है, इसी प्रकार एक और व्यक्ति बताए गए हैं, ऑब्रे मेनन करके। तो ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड, ये भी जो है ऑब्रे मेनन की ये भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। सलमान रश्दी की द सैटोनिक वर्सेस, ये भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। इसके अलावा कुछ नाटक थे, जैसे द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म भी प्रकाशित नहीं हो पाई। एक नाटक था मी नाथुराम बोलते, ये नाटक भी प्रदर्शित नहीं होने दिया गया। क्यों? यानी कि इन्होंने यही प्रदर्शित नहीं होने दिया गया क्योंकि हमें यहाँ लगता है कि प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है। इन्हें लगता था कि भाई मान लीजिए हमने अगर इन्हें परमिशन दे दी, हो सकता है समाज के एक बड़े तबके की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आघात पहुंचे, इन्होंने उन्हें रोक दिया। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो राइटर है जॉन स्टुअर्ट मिल या वाल्टेयर, ये बिल्कुल ये कहते हैं ये तो होना ही नहीं चाहिए। अपने कोई व्यक्ति है, विचार तो रखने दीजिए, हो सकता है उससे सहमत हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन विचार रखने की स्वतंत्रता तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले से डर जाएं, पहले से विचार नहीं रखने दिए जाएं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने देखा है कि हमारे जो फिल्में वगैरह बनाई जाती हैं, इसके लिए हमने सेंसरशिप रखी है, यानी कि भारतीय सेंसर बोर्ड है, ये फिल्मों को प्रमाणित करता है, पर फिल्मों को पास करता है कि भाई इसमें ये सीन रखा गया है तो क्यों रखा गया है, किस बेस पे रखा गया है। मान लीजिए ये सीन गलत है, आप इस सीन को हटाइए, कट कीजिए, ये होता है। सेंसरशिप का मतलब यही होता है कि भाई सबसे पहले भारत में फिल्में कौन देखता है, यानी जो फिल्म बन के तैयार होती है, सबसे पहले सेंसर बोर्ड के जो कैंडिडेट हैं, मेंबर्स हैं, वो बैठ के देखते हैं कि कोई सीन में कोई ऐसा सीन तो नहीं है जिससे सांप्रदायिक दंगे वगैरह भड़कने की आशंका हो, या ऐसा कोई सीन हो जिसमें नकारात्मक छवि गढ़ी गई हो उस समाज की या सभ्य उस संस्कृति की, तो उसको लेकर वो टिप्पणी करते हैं, उसको लेकर वो पूछते हैं ये ऐसा क्यों किया। मान लेते हैं उन्हें अगर जायज जवाब मिल जाता है तो वो रहने दिया जाता है सीन, और वरना वो काट दिया जाता है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप बिल्कुल ही उस व्यक्ति को आप सुनना ही नहीं चाहें, यानी किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भाई काशी की विधवाओं पर फिल्म बना रहे हैं हम, तो आप बिल्कुल बनने ही ना दें कि नहीं हम तो शूटिंग होने ही नहीं देंगे। आप पहले बनने तो दीजिए, उसके लिए आप संस्थाएं बनाइए, संस्थाएं बनाइए, देखिए कि संस्थाएं कहना क्या चाह रही हैं। अभी एक बात है, अभी फिर से एक ऐसी मुद्दा था, जैसे आपने देखा होगा ओ माई गॉड मूवी थी, ओ माई गॉड में भी यही हुआ था। OMG मूवी जो परेश रावल जी की है, वहां पर भी इस मूवी का लगभग जितने भी धार्मिक संस्थान हैं आपके, हरिद्वार, मथुरा, काशी, हर जगह बहुत प्रबल विरोध हुआ कि भाई ये धर्म भ्रष्ट करने वाली फिल्म है, इसमें ये कहा गया वो कहा गया। लेकिन जब आपने पूरी फिल्म देखी, उसका फिल्म का सार समझा, आपको समझ में आया फिल्म गलत नहीं थी। ऐसी एक मूवी और थी, अभी पैगंबर साहब पर एक मूवी बनने वाली थी, तो उस मूवी को लेकर बड़ा एकदम लोग, यानी बिना सोचे समझे लोग एकदम इकट्ठे हुए, नहीं ये हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, इसमें गलत दिखाया जाएगा। पहले आने तो दीजिए फिल्म, उसके बाद देखते हैं गलत है क्या सही है। यानी कोई व्यक्ति बना रहा है, उसके लिए सेंसर बोर्ड रखा गया है, आप पहले से ही दंगा फसाद करने लगे, पहले से ही यहाँ पर आगजनी करने लगे, पहले से ही आप सड़कों पर रैलियां निकालने लगे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आपने तमाम फिल्मों के बारे में देखा होगा जिनके बारे में नाम आते ही क्या होता है, सड़कों का पर हुजूम स्टार्ट हो जाता है कि नहीं ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। आपने उसका विचार ही नहीं देखा, क्या कहने का अर्थ है वो आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो, ये हमारे धर्म से जुड़ा है, हमारी जाति से जुड़ा है। ऐसी तमाम मूवियों के साथ होता है, तमाम मूवियां आपके सामने चर्चा में आती भी हैं। जब हमने भारतीय सेंसर बोर्ड रख दिया है, सेंसर बोर्ड का कार्य ही यही है कि हर मूवी में हर उसकी गहनता से बारीकी से जांच करे कि भाई कोई ऐसा सीन तो नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पे तथ्य तो नहीं रखा है जो वास्तव में बिल्कुल निराधार हो, तो उसे वो रोक देता है। तो ये फिर भी लोग जो है अपनी भावनाएं पहले ही प्रदर्शित कर देते हैं। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि जब ये प्रतिबंध जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, तब ये हमारी स्वतंत्रता की कसौटी इस प्रकार कर देते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। यकीन मानिए, जब ये सब इन सब दबाव में, सामाजिक दबाव में लगाए जाते हैं, धार्मिक दबाव में या सांस्कृतिक दबाव में या राज्य की शक्ति के दबाव में लगाए जाते हैं, तो वास्तव में हम इनसे लड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने ऐसे लोगों का हुजूम खड़ा होता है जो सुनने को तैयार ही नहीं है।
कहने का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे सामने जब हम किसी की धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, सांस्कृतिक भावनाओं के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो हम वहाँ पे तर्क रख ही नहीं पाते हैं, हम अपनी बातों को विचारों को रख ही नहीं पाते हैं। क्यों? सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है। आप कुछ भी दबाव दे लो, कुछ भी आप प्रतिक्रिया दे लो, वो सुनने को तैयार ही नहीं। हम तो यही चाह रहे हैं। और ये होता क्यों है? होता इसलिए क्योंकि मिसलीड करते हैं। तो मैंने तमाम मूवियों के बारे में देखा है, अभी वर्तमान में भी देखा कि मूवी बाद में रिलीज हो गई, किसी को कोई रिलीज होने के बाद देखते हैं, सब लोगों ने देखा कि हाँ भाई फैमिली के साथ देखा, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब फिल्म का नाम अनाउंस हुआ, लोग प्रदर्शन करने लगे खाम खाम में, अरे ये फिल्म ऐसे, इसमें नाम, ये नाम ले लिया, ये नाम होना ही नहीं चाहिए था, ये था वो था। प्रदर्शन हुए, आगजनी हुई, पोस्टर लगाए गए, रैलियां निकाली गई। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम किसी के विचारों का सम्मान तो करें, देखें तो मालूम पड़े कि भाई सही है क्या है, गलत क्या है, देखने तो चाहिए, लेकिन आप देखते नहीं हैं। यही सबसे बड़ी हमारी कमी है कि हम किसी दूसरे के विचारों को सुनना नहीं चाह रहे हैं। जब हम दूसरे के विचारों को सुनना नहीं चाहेंगे तो यकीन मानिए ऐसी स्वतंत्रता फिर हमारे लिए फिर किस काम की है। सबसे बड़ी बात यही है, पहले भी इस चैप्टर में कही गई है कि हम खुद की बात को रखें और दूसरों की बात का भी सम्मान करें, तभी स्वतंत्रता का मायना यहाँ पे निकल के आएगा, तभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए वास्तव में सही मायने में, सही अर्थ में निकल के आएगी। और हम मान लीजिए किसी की बात सुन भी नहीं रहे हैं, केवल अपनी बात में थोपते जा रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता नहीं है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर राइटर्स ने वही सब चीज़ें मानी हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अब देखिए जाते जाते जॉन स्टुअर्ट मिल ने कुछ विचार अपने रखे हैं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार हैं, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में 4 विचार प्रस्तुत किए थे, ठीक है। और यहाँ पर ये विचार जो है, इन विचारों के बारे में बताया गया है कि भाई अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में 4 विचार जो आते हैं और 4 विचारों में हम क्यों डर जाते हैं, हम किस कारण बस विरोध करते हैं, तो उनका मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। यहाँ पे कहा गया है पहला कारण यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता है। मान लीजिए कोई समाज में कोई विचार है, वो पूरी तरह से गलत नहीं होता है, ठीक है, यानी कुछ ना कुछ सच्चाई का तत्व जरूर होता है। और हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जो छुपी है उसका अंश भी खो देंगे। मान लीजिए कोई गलत विचार है, समाज में कोई गलत विचार चल रहा है या गलत विचार आया और उस गलत विचार के बावजूद भी उसमें कुछ सही विचार था और हमने पूरा ये आशंका से यहाँ पे इसे बंद कर दिया कि भाई ये आएगा तो ये होगा, देश में वो होगा, तो वहां पर 1% सच्चाई वाला विचार भी था, वो भी उसके साथ चला गया। तो जरूरी यहाँ पर स्टुअर्ट मिल ये मानते हैं कि मान लीजिए कोई गलत विचार है या यानी कोई विचार पूरी तरह से गलत नहीं है और गलत है भी, तो कम से कम उसमें सच्चाई जो छुपी है उस सच्चाई को तो हम ग्रहण करें, सच्चाई को तो हम लेकर आए। आगे यहाँ पर उन्होंने कहा है, सेकंड कारण बताया है कि सत्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। ये हकीकत बात है। सत्य जब विरोधी विचार होते हैं, तर्क वितर्क होता है, कुतर्क होता है, तब सत्य निकल के आता है। मान लीजिए कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यानी कि आपने देखा होगा तमाम धर्म ग्रंथों में, मैं अब जिक्र नहीं करूंगा, धर्म ग्रंथों का नाम नहीं लूंगा, जैसे बताया गया है कि भाई पृथ्वी एकदम तस्तरी पर एक जैसी है, तस्तरी नुमा फ्लैट है, ठीक है, पृथ्वी जो है फलाने के ऊपर टिकी हुई है, पृथ्वी जो है फलाने सागर में तैर रही है। ऐसे विचार तमाम, जैसे आपने देखा होगा यूनान वगैरह के धर्म ग्रंथों में विचार थे ये, तो ये सब विचार तमाम धर्म ग्रंथों में तमाम धर्मगुरुओं ने पहले विचार यही दिए कि चंद्र ग्रहण पड़ा तो उन्होंने बताया कि नहीं ये इसलिए चंद्र ग्रहण पड़ता है कि ये दानव जो है, दानव इसे जो है ये कर लेते हैं। तो इस तरह के विचार थे। लेकिन जब इन पर तर्क वितर्क स्टार्ट हुआ, जब तमाम आधुनिक सिद्धांतवादी व्यक्ति जो थे, आधुनिक रिसर्चर वगैरह थे, उन्होंने इस पर प्रतिक्रियाएं दी, इस पर विचार करना स्टार्ट किया, इस पर पूछना स्टार्ट किया कि भाई दानव आता कहाँ से है, कौन है दानव। जैसे मैं अभी क्या था जो है यानी कि आपकी जो स्टीफन हॉकिंस की जो पुस्तक है, उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस की जो पुस्तक है उस पुस्तक को मैं पढ़ रहा था। तो वहाँ पर मैंने यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कभी आप टाइम मिले, समय मिले आपको तो आप पढ़ना। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने पाया कि शुरुआत में जो विचार हैं, शुरुआत में व्यक्तियों के यही विचार थे कि पृथ्वी जो है किसी के ऊपर टिकी हुई है, यानी किसी कोई सांड के ऊपर बताता था, सांड के सींग पर, कोई सांप के सींग पर बताता था। तो जो व्यक्ति हुए उन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठाया है कि फिर वो सांप कहाँ पर टिका हुआ है। आपने ये तो कह दिया कि सांप के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन जो सांप है वो सांप फिर कहाँ बैठा हुआ है, सांप भी तो कहीं होगा। तो इस बात को लेकर लोग निरत्तर हो जाते थे। तो ऐसे करके वहां पर धीरे धीरे पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है, इन सब विचारों पर जो है मंथन स्टार्ट हुआ। अगर कभी समय मिले तो यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप पुस्तक पढ़ना है, स्टीफन हॉकिंस की, अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी। मैंने अंग्रेजी वाला वर्जन मेरे पास रखा है और हिंदी वाला वर्जन भी अवेलेबल है, टाइम मिले तो पढ़ना आप, ठीक है। तो ये विचार आप तभी उत्पन्न होते हैं टकराव हो, यानी कि हम प्रश्न पूछना स्टार्ट करते हैं, तर्क करना स्टार्ट करते हैं, तभी वहाँ पर सत्य निकल के आता है। तर्क हम नहीं करेंगे, एडिटेज हम ये विचार अपनाते चले जाएंगे तो यकीन मानिए उसे अंधभक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी हम जो एडिटेज जो कोई विचार है उसे अपनाते चले जा रहे हैं कि हाँ भाई ये बात ये है। अब जैसे कहानी में यहाँ पे जाते जाते सुनाऊंगा। कहानी ये है कि एक गुरुजी थे, एक गुरुजी, जब आप जानते होंगे आज से 1000 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले वो गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। तो गुरुकुल सिस्टम के तहत क्या था कि लोग
पेड़ वगैरह के नीचे बैठकर गुरुजी पेड़ पर बैठ जाते थे, पेड़ की जो चौकी होती है, बच्चे यहाँ पर नीचे बैठकर उनके विचार सुनते थे। तो क्या था भाई, गुरुजी आश्रम में अपने जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। वहीं पर एक बिल्ली जो थी बार बार उन्हें जो है उनका ध्यान भंग कर रही थी, वो बार बार यहाँ पे निकल के आ रही थी, निकल के जा रही थी, बार बार ध्यान भंग कर रही थी। तो गुरुजी ने अपने शिष्यों को ये आदेश दिया कि इस बिल्ली को पकड़िए और बगल में एक पेड़ है यहाँ से बांध दीजिए। तो भाई गुरुजी ने आदेश दिया, बच्चों ने इस पालन किया, बच्चों ने क्या किया, पेड़ से ले जाके बिल्ली को बांध दिया। अब गुरुजी की कक्षा तो खत्म हो गई, गुरुजी की कक्षा खत्म हो गई, लेकिन गुरुजी ये बात जो है, जो गुरुजी जो थे, ये बात उनके ध्यान से उतर गई, या ध्यान से उनके बाद ये निकल गई कि भाई बिल्ली बंधी हुई है, उस बिल्ली को फ्री भी करवाना है। नहीं, निकल गई। क्या था कि भाई बिल्ली जब वहाँ उस पेड़ से बंधी हुई थी, तो भाई बच्चे तो आप जानते ही हैं कि बच्चे तो जानवरों से प्रेम होता ही होता है। तो सुबह शाम बच्चों ने क्या किया कि बच्चे उसे खाना वहीं डालाते थे, बिल्ली का घर वही बन गया। यानी कि वो पेड़ से बंधे बंधे ही बिल्ली उतने ही क्षेत्र में बंधे बंधे घूमते घूमते उसे वहीं पे खाना मिल जाता था, पानी मिल जाता था। तो बिल्ली क्यों जाना चाहती? ऐसे करके वहाँ पे क्रम चलता गया। गुरुजी बदल गए, गुरुजी की जगह कोई और गुरुजी आए, उन्होंने भी यही देखा कि भाई बिल्ली पेड़ से बंधी हुई है, ठीक है, वो भी वही पढ़ाते, वही बिल्ली को देखते रहते। आगे चल के एक रिवाज बन गया, एक परंपरा ये बन गई कि अब एक नए गुरुजी आए, उन गुरुजी ने देखा कि भाई बिल्ली वहां से चली गई, उन्होंने सबसे पहले कहा नहीं, पढ़ाना हम तब स्टार्ट करेंगे जब वहां पर आप बिल्ली बांधेंगे। लेकिन बिल्ली बांधी क्यों गई थी, ये प्रयोजन किसी को नहीं पता था, लेकिन लोगों ने एक रिवाज बना दिया, परंपरा बना दी। तो ऐसे ही बहुत सारे विचार हमारे समाज में भी हैं। समाज में कोई चीज मान लो घटित हुई, क्यों घटित हुई, उसका क्या रीजन था, उस समय कुछ और प्रयोजन रहा हो, लेकिन समय के साथ साथ क्या है, हमने उसको आंख बंद करके परंपरा के रूप में अपना लिया। तो वो बिल्ली वाला सिद्धांत, ये भी मुझे अपने एक शिक्षक ने ही सुनाया था कि बहुत सारे सिद्धांत हमारे ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो ये बात हकीकत है, परंपराएं हमारी इसी तरह से हैं। मान लीजिए उस समय परंपराएं कुछ और जो है समय देखकर, कुछ और परिस्थिति देखकर बनाई गई थी परंपराएं, कुछ और परिस्थिति देखकर डिसीजन लिया था, लेकिन हो सकता है वो डिसीजन आज गलत हो, लेकिन हम आज भी उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। तो जरूरी यहाँ पर ये है कि हमें अपने विचारों में टकराव के लिए सत्य, ठीक है, सत्य तभी उत्पन्न होगा जब हम वहां पर प्रश्न पूछें, हम जो है वहां पर उसका मूल्यांकन करें। यहां पर बताया गया है कि विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय इसका सतत महत्व है। यानी कि विचार जो हैं, यानी आपके थॉट्स जो हैं, हमेशा मूल्यवान रहे हैं, हमेशा। यानी कि यहां पर कहा गया है एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति, यहाँ पे कहा गया है कि सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। सत्य में हमेशा खतरा ये जरूर है कि वो विचारहीन, यानी कि हो सकता है सत्य जो आज के बाद बेकार हो जाए या रूढ़वादिता में बदल जाए, लेकिन विश्वसनीय हमेशा होना अत्यंत आवश्यक है। सत्य का मूल्यवान होना अत्यंत आवश्यक है, विचार होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कोई बात अगर कही गई है उसका मूल्यांकन होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं मान लेता हूँ, भगवत गीता का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। भगवत गीता के बारे में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। कोई कहता है कि बहुत बाद में लिखी गई पुस्तक, कोई कहता है नहीं, महाभारत कभी हुआ ही नहीं था, महाभारत की बहुत बाद में पुस्तक किसी अच्छे इंसान ने लिखी है। जिसने भी लिखी हो, लेकिन वहां पर जो विचार हैं, उन विचारों पर अगर हम मंथन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि भगवत गीता के विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठतम विचार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी ये है कि भाई संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था विचारों का, ये समय के साथ साथ मूल्यवान है। यानी कि हम विचारों का संघर्ष हमारा निरंतर जारी रहना चाहिए। हम समय समय पर लोगों जो है विचारों को अपनी मूल्यों की कसौटी पर कसते रहें, ये बहुत अत्यंत आवश्यक भी है। अगली बार यहाँ पर कही गई है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चिंत नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार क्या होता है कि जिन विचारों को किसी पूरे समाज में गलत समझा जाता है वो बाद में सत्य पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ले सकता हूं मैं यहाँ पर, एग्जाम्पल है सती प्रथा। सती प्रथा वाला विचार जो था शुरुआत में बड़ा बुरा लगा था, यानी कि जो आपके धर्म गुरु वगैरह थे, जो धार्मिक लोग वगैरह थे, उन्हें सती प्रथा का विचार, सती प्रथा को रुकवाने का विचार जो था बहुत बुरा लगा था। लेकिन जो राजा राम मोहन राय जैसे लोग थे या फिर और भी समाज सुधारक जो हुए, उन्होंने लोगों में जन चेतना आरंभ की कि भाई ये तो बहुत गलत है। यानी कि एक औरत का पति तो मर रहा है, पति मरने का तो उसके बच्चे हैं, वो बच्चे तो अनाथ हो जाते हैं बिल्कुल, आप अगर ऐसा कर देते हैं। तो लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, हम तो गलत थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सती वगैरह कुछ भी नहीं होता है कि औरत स्वर्ग में जाएगी पति के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, सती प्रथा बिल्कुल खत्म हो गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है, ऐसे विचारों को भी समाज में गलत समझा जाता है, दबाया जाता है और बाद में वो सत्य पाए जाते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल सती प्रथा का है। यानी हमारे सामने जब चीज़ें साफ साफ स्पष्ट रूप में आ जाती हैं, उन्हें सत्य मार लेते हैं, और जब तक चीज़ें हमारे सामने साफ साफ नहीं होती हैं, हमारे मन में दुविधा होती है या कुछ गलत विचार हमारे मन में पनपा होता है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो हम उसे ऐसे ही फॉलो करते रहते हैं। तो जरूरी ये है कि ये चारों बातें जो हैं, इन चारों बातों पर समय समय पर मंथन, विचार विमर्श होते रहना चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल के विचार थे, ठीक है, ऑन लिबर्टी वाली पुस्तक पर, तो वो आपने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।
आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए मैं आपसे फिर से कहता हूँ, यहाँ पर चैप्टर में नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको चुनिंदा जो लाइन्स आ रही हैं, चुनिंदा जो लाइन है, जो क्योट करने वाली लाइन है, या आपको लगता है ये लाइन मैंने अंडरलाइन की है, जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल के जो विचार हैं, 2-4 विचार, उन्हें आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, आपके जो ऊपर अभी जो ये विचार यहाँ पे मैंने बताया था, अव्यक्ति स्वतंत्रता वाला जो है वाल्तेयर वाला विचार है, इसे नोट करना चाहिए, जैसे आप लिख सकें, बता सकें कि भाई वाल्तेयर का कथन ये है अव्यक्ति स्वतंत्रता के बारे में। तो ये सब आपको मेंस आंसर राइटिंग में आपको बहुत सहायता प्रदान करेंगी। बाद बाकी काम समझाने का वो मैं समझा दिया है मैंने। आई होप आपको समझ में भी आ गया है। और देखिए परेशान बिल्कुल ना हो, आई होप आपको कल संभवतः जो है हिस्ट्री, क्लास 10th की हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, उसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। तो परेशान बिल्कुल ना हो, बिल्कुल हताश निराश ना हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपको वीडियो तत्काल मिले और कोई भी गैप ना हो। ठीक है, कभी कभी परेशानियाँ मेरे सामने आ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, इस वजह से वीडियो गैप करना पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ वीडियो गैप हो। तो यहाँ लगातार प्रयासरत है, हमारी टीम भी प्रयासरत है आपके लिए, और टीम से हम प्रयास यही कर रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में कंटेंट जो है, कंटेंट की मात्रा बढ़ाएंगे। अभी तो फिलहाल आपको जो है पर डे लगभग 2 वीडियो मिल जा रही हैं, कोशिश यही होगी अब 3 से 4 वीडियो आपको मिलें। ठीक है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और मेन चीज़ है, जो ये सब टॉपिक हैं इन पर खुद भी विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, अपने आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे तर्क करिए, उनसे जो है उनके सामने विचार रखिए, उनके विचारों को समझिए, सुनिए, तभी आपकी जो है ये चिंतन कौशल विकसित हो पाएगा, आपके अंदर विचारों की जो प्रवृत्ति है वो विकसित हो पाएगी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।